बांस के रूप में पुनर्जन्म अध्याय 61 भूमिगत लिंगे। एक बड़े प्रायोगिक संस्थान में ऊंची और बड़ी लपटों का एक समूह हवा में तेजी से जल रहा था। ज्वाला अर्शी। एक जोरदार गर्जना हुई और ज्वाला अचानक वामावर्त दिशा में घूमने लगी तथा कई मीटर ऊंची ज्वाला के बवंडर में बदल गई। ज्वाला दीवार। झेंग गोडोंग ने ज्वाला तूफान को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की और एक बार फिर इसका आकार लपटों की एक विशाल दीवार में बदल दिया। यानलोंग। आग की दीवार लगभग 20 मीटर लंबी अग्नि ड्रैगन बन गई। झेंग गोडोंग के नियंत्रण में यह एक असली ड्रैगन की तरह हवा में भटकता रहा। रेकी एकाग्रता परीक्षण का अंत। आईडी OO3714। नाम झेंग गोडोंग। अलौकिक शक्ति अग्नि तत्व नियंत्रण। आभा सांद्रता मान 4478। स्तर निर्णय सी स्तर इंटरमीडिएट। झेंग गोडोंग ने अपनी उंगलियां चटकाईं। अग्नि ड्रैगन अचानक बुझ गया और वह आभा एकाग्रता परीक्षक के पास आया। उसके कपड़े भीगे हुए थे। उसने अपने माथे पर पसीना पोंछा और एक गहरी सांस ली। उसने डिस्प्ले पर संख्याओं को देखा और फिर से अपना सिर हिलाया। 2 महीने से अधिक की खेती के बाद ही हम इस स्तर तक पहुंचे। यद्यपि यह संख्या बहुत अधिक प्रतीत होती है, परंतु उत्परिवर्ती प्राणियों की तुलना में ये पर्याप्त नहीं है। उसे वह रात याद आ गई जब आग की लपटों के पीछे विशालकाय भेड़िए थे जो राक्षस और देवता जैसे थे, पहाड़ की तरह निश्चल। झेंग गोडोंग धारणा प्रणाली में कोई असाधारण व्यक्ति नहीं था और उसके पास इसे मापने के लिए एक छोटे आभा डिटेक्टर का उपयोग करने का समय नहीं था। लेकिन उन्हें बहुत महसूस हुआ कि विशाल भेड़ियों को उस समय सी के स्तर तक पहुंचना चाहिए था और उनके पास जो बुद्धिमत्ता थी वह निश्चित रूप से डी श्रेणी के राक्षसों के पास नहीं हो सकती। अब 2 महीने बाद भी वह सी स्तर के मध्यवर्ती चरण में ही है तथा उच्चतर स्तर तक पहुंचने में असमर्थ है। भले ही इसे विश्व में गिना गया हो, लेकिन ये भी एक ऐसी ताकत है जिसे शीर्ष 100 में स्थान दिया जा सकता है। लेकिन अगर वह सचमुच उन विशालकाय भेड़ियों से लड़ना चाहता है तो भी उसके हारने की संभावना बहुत अधिक है। एक असाधारण व्यक्ति के रूप में उसके पास अपार शक्ति और अत्यंत तेज गति है। एक ही लड़ाई में वह ठंडे हथियारों के नुकसान और साधारण गर्म हथियारों के नुकसान को लगभग अनदेखा कर सकता है। मूल रूप से उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं है जब तक कि योग्यता अत्यंत विशेष न हो। झेंग गोडोंग अग्नि तत्व को नियंत्रित करने में सक्षम है, लेकिन वह अभी तक अपनी इच्छानुसार अपने मन को मोड़ने के स्तर तक नहीं पहुंचा है। यदि वे विशाल भेड़िए मौलिक शक्ति प्राप्त करने के लिए विकसित हो जाते हैं तो इस पहलू में झेंग गोडोंग का लाभ भी गायब हो जाएगा। लेकिन हास्यास्पद बात यह है कि आभा संसूचन उपग्रह के कारण वानजुहाई आत्मा क्षेत्र को लाल गंभीर रूप से खतरनाक स्तर से नारंगी खतरनाक स्तर तक समायोजित किया गया है। इससे उनकी पिछली 2 असफलताएं एसोसिएशन में अन्य लोगों के लिए हंसी का विषय बन गईं। पिछले महीने एसोसिएशन में एक घटना हुई थी जहां एक सी स्तर ने नारंगी खतरा जुगनू घाटी आध्यात्मिक क्षेत्र को समतल कर दिया और इसमें सभी उत्परिवर्ती प्राणियों का वध कर दिया। यहां तक कि उसे चेहराविहीन भी कर दिया। लोगों से भी अधिक क्रोधित हैं। अपना सिर हिलाते हुए झेंग गोडोंग ने आह भरी। मैं कब वापस आ पाऊंगा उसे भी नहीं पता था। गोडोंग, तुम आराम क्यों नहीं करते? झाई लाओ परीक्षण मैदान में चले गए। उन्होंने झेंग गोडोंग के मूल्य को देखा और बहुत खुश नहीं हुए। झेंग गोडोंग की क्षमता भी पूरे संघ में एक नेता है। लाओ झाई, तुम मुझे इस कार्रवाई के लिए क्यों नहीं जाने देते? झेंग गोडोंग लाओ झाई को खोजने जा रहा था। इस बार वह लिंगजियाओ पीक आध्यात्मिक क्षेत्र में गया। एसोसिएशन में सी लेवल के 4 लोग 4 गए। जब उसे खबर मिली तो उन लोगों के सभी विमान उड़ गए। एल्डर झाई ने निराशा से मुस्कुराते हुए कहा, हरे सुरक्षा स्तर वाले गुप्त वातावरण में जाओ, तुम्हें अभिजात वर्ग का उपयोग क्यों करना है? लेकिन एल्डर झाई क्या वहां नहीं है? झेंग गोडोंग आध्यात्मिक शक्ति जांच प्रभाग के अलावा लिंगशियाओ शिखर आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या हुआ था ये जानने वाला एकमात्र व्यक्ति था। उसने झाई लाओ को ये कहते हुए सुना और उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। लिंगशियाओ पीक स्पिरिट दायरे में दिखाई देने वाली तथाकथित बी और अन्य राक्षस आत्माओं को अब कार्यक्रम में बग के रूप में माना गया है। आखिरकार वे अचानक गायब हो गए और उन्हें समझाना असंभव है। बूढ़े झाई ने भावहीनता से कहा, बग? उस तरह की चीज? ऐसा मत कहो। अगर सचमुच बी श्रेणी के आत्मा जानवर हैं तो तुम्हें इस समय तांग राज्य में कुछ बड़ी बात सुनने को मिलनी चाहिए। ये झेंग गोडोंग अवाक रह गया। सचमुच यदि ऐसा होता तो पूरी मानवजाति को झकझोर देने वाली घटना घटित होती। गोडोंग, मुझे पता है कि तुम हमेशा वानजुहाई स्पिरिट दायरे के बारे में चिंतित रहे हो। तुमने वहां क्यों नहीं भेजा और तुम नहीं चाहते कि तुम उस दृश्य से प्यार करो। आखिरकार लिंगजियाओ पीक पर पहाड़ वानजुहाई घाटी है। झाई लाओ ने झेंग गोडोंग के कंधों को थपथपाया। झेंग गोडोंग चुप था। अगर वह इस बार जाता तो शायद वह आवेगपूर्ण तरीके से और निजी तौर पर पता लगाने के लिए वानजुहाईलिंग जाता। अगर उसे कुछ मिल जाता तो अपनी ताकत से वह वहीं दफना दिया जाता। ठीक है, जल्दी छुट्टी ले लो। 2 दिन में तुम्हारे लिए नए काम होंगे।
ठीक है, ठीक है। झेंग गोडोंग ने भौहें सिकोड़ी और चला गया। वो अभी भी कुछ बातें समझ नहीं पाया था। लाओ झाई वहीं खड़ा था, झेंग गोडोंग के मूल्य को देख रहा था और खुद से बुदबुदा रहा था, मैं अपनी सीधी रेखा को उस स्थान पर कैसे जाने दे सकता हूँ जहाँ कोई जल्द ही मर सकता है। लिन मिंग ने घाटी में सभी प्राणियों की हलचल को महसूस किया। शियाई, वे अभी कुछ समय पहले ही पहाड़ की तलहटी तक पहुंचे हैं। इसके बाद लकड़बग्घे के लिए अपनी शक्ति दिखाने का समय आ जाता है। लिन मिंग स्पष्ट रूप से देख सकता था कि इस कार्गो ने सबसे पहले सबसे भारी भेड़ियों को पहाड़ की चोटी पर भेजा, फिर विशाल पांडा और अन्य भेड़ियों को पहाड़ की चोटी पर भेजा गया। अंत में नीले आड़ू को बहुत तेजी से भेजा गया। उन तीनों ने, साथ ही छोटे प्यारे सांप और छोटे कछुए ने उन्हें ऊपर भेजा। हाइना सबसे अप्रत्याशित अधीनस्थ है। भविष्य में जब आप प्रथम स्तर पर पहुंचेंगे तो कैसा लगेगा? लिन मिंग अब इसका इंतजार कर रहा है, हालांकि यह आदमी सचमुच आलसी है। आप जो भी कहें, और इस आदमी की क्षमताओं के कारण उसके सभी अधीनस्थ जितनी जल्दी हो सके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। उनकी गति से यह अनुमान लगाया जाता है कि गुफा की जांच करने के बाद वे रात में वापस आ जाएंगे। www.mtlnovel.com। लिंगशी, क्या यह वैसा ही है जैसा मैंने उम्मीद की थी? लिन मिंग ने बाकी पत्थरों की ओर देखा, जिनमें मूलतः बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। उन्होंने एक बार सोचा, अगर लिंग जियाफेक के पास एक आत्मा पत्थर है, तो क्या वानज़हुई आत्मा क्षेत्र के लिए ऐसी चीज होना आवश्यक होगा? हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा को समझने की क्षमता आध्यात्मिक पत्थर के स्थान का पता नहीं लगा सकती है। लिन मिंग ने यह भी पाया कि यह क्षमता केवल जीव विज्ञान में निहित आभा को ही समझने में सक्षम है, जैसे कि उसके सामने आध्यात्मिक झील, भूमिगत में आध्यात्मिक नदी और हवा में आभा। निस्संदेह, और इस वजह से रेकी की धारणा भ्रमित नहीं होगी। अन्यथा जब आप इस क्षमता का उपयोग करेंगे तो आप विभिन्न कारकों से प्रभावित होंगे, जैसे कि बारिश या हवा, भले ही सुबह कोहरा हो। लिन मिंग की बांस की शाखा ने एक अनकटा आध्यात्मिक पत्थर उठाया और उसे हल्के से सहलाया। एक आभा जो अस्तित्व में प्रतीत होती थी और जो कुछ भी नहीं थी, लिन मिंग की बांस की शाखाओं में प्रवेश कर गई। लिन मिंग को ये पता था, यद्यपि कमजोर, उत्परिवर्ती प्राणी आसानी से अपने भीतर की आभा को अवशोषित कर सकता है, जो स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आभा को अवशोषित करने की तुलना में अधिक तेज और कुशल है। आधार यह है कि वास्तव में बहुत सारे आत्मिक पत्थर हैं। लिन मिंग ने आहें भरने से खुद को नहीं रोका। अगर उसके बगल में छोटी झील आत्मा पत्थर की एक नस थी, तो शायद वो कम समय में दूसरे रैंक तक पहुंच सकता था। और भूमिगत लिंगे, रुको, भूमिगत लिंगे। लिन मिंग अचानक हैरान रह गया। भूमिगत लिंगे, ये कैसे आया? उसकी बांस की जड़ों ने भूमिगत आत्मा नदी की दिशा को महसूस किया और अंतिम पुनरुत्थान क्षमता का उपयोग किया। एक क्षण में बांस की जड़ से अलग हुई एक पतली जड़ भूमिगत लिंगे नदी में घुस गई और विपरीत दिशा में ऊपर की ओर बहने लगी। बारीक जड़ें लिन मिंग के आग्रह का पालन करते हुए ऊपर की ओर बढ़ गईं। हालांकि लिन मिंग को यह पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा कि पतली जड़ें उसकी वृद्धि की सीमा तक पहुंच चुकी थीं और अब आगे नहीं बढ़ सकती थीं। लेकिन ऐसा लगता है कि लक्ष्य पूरी तरह हासिल हो चुका है। लिन मिंग की दृष्टि लिंग शियाफे की दिशा में थी। लगता है संयोग निकल आया, अथवा क्या यह अपरिहार्य है? लिन मिंग ने फिर से कुछ बांस की जड़ें फैलाईं और भूमिगत लिंगे नदी की निचली पहुंच की ओर तैर गया। कुछ ही समय बाद उसकी बांस की जड़ें उस स्थान को छू गईं जिसकी उसे उम्मीद थी, इस छोटी भूमिगत नदी के कोने पर। डिंग, आपने स्पिरिट स्टोन में बहुत सारी आभा को अवशोषित कर लिया है और 40 विकास अंक प्राप्त किए हैं। डिंग, सिस्टम की आवाज कुछ देर तक गूंजती रही। थोड़े ही समय में उसने 2000 से अधिक विकास अंक अर्जित कर लिए हैं। लिन मिंग की जड़ प्रणाली नीचे की ओर जारी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि भूमिगत स्पिरिट नदी के कटाव के कारण निचले भागों में अधिक मात्रा में स्पिरिट पत्थर जमा हो गए हैं। सिस्टम की ध्वनि समय समय पर सुनाई देती थी, जिससे लिन मिंग का विकासवादी बिंदु बढ़ता रहा। हालांकि लिन मिंग की जड़ प्रणाली अंततः उस स्थान के पास गहरी भूमिगत में रुक गई जहां मनुष्यों ने पहले डेरा डाला था। भूमिगत झरना। लिन मिंग की बांस की जड़ ने तेजी से गिरते पानी को महसूस किया, लेकिन जब उन्होंने इसे और नीचे तक बढ़ाना चाहा तो वे ऐसा नहीं कर सके। क्या तुम उस सीमा तक पहुंच गए हो जहां तक तुम अब पहुंच सकते हो? लिन मिंग की जड़ प्रणाली की लंबाई सीमित है। दूसरे क्रम के स्तर के साथ ये 10 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है, जो वास्तव में काफी अच्छा है। जब ये टियर 3 तक विकसित होगा तो शायद इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। लिन मिंग को अब लगता है कि इन चीजों के लिए आगे बढ़ना उचित नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या ऐसी कोई चीज है भी या नहीं। आखिरकार एक पूरे लिंग, वो इसे अच्छी तरह से खोज की है। विकास बिंदु में अंतिम वृद्धि की संख्या 7009 रही। इतने कम समय में ही मुझे बहुत कुछ मिल गया। ऐसा लगता है कि यह उन उत्परिवर्ती प्राणियों को मारने की तुलना में कहीं अधिक तेजी से आ रहा है।
आधार यह है कि लिंगशी में वास्तव में बहुत सारे शब्द हैं। दुर्भाग्य से, क्योंकि वह इसे देख नहीं सकता, वह यह नहीं बता सकता कि कौन से पत्थर असली हैं और कौन से आध्यात्मिक पत्थर हैं। वह केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को अधिकतम तक अवशोषित कर सकता है और अवशोषण की विधि का उपयोग करके विकास बिंदु को बढ़ा सकता है। मैंने अपने द्वारा छुए गए आध्यात्मिक पत्थर पर कठोर चट्टान को तोड़ने के लिए अत्यंत शक्तिशाली बांस की जड़ों का उपयोग किया और धीरे धीरे मिट्टी से जमीन में छिपी हुई चीज को निकाला, मिट्टी को तोड़ा और उसे ऊपर उठाया, लेकिन पाया कि यह भी सामंजस्य में था। बिग पांडा द्वारा पहले लाए गए कुछ आध्यात्मिक पत्थर बहुत अलग नहीं हैं। आजकल सब कुछ बादलों से घिरा हुआ है और मैं तथाकथित गुणवत्ता या आभा नहीं देख सकता। ऐसा लग रहा था कि जब अधीनस्थ उस गुफा से वापस आ गए जहां लिंगजियाओ पीक स्पिरिट दायरे में सिल्वर पॉइजन हेवनली ड्रैगन रह रहा था, तो वे इस प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से समझ सकते थे। लेकिन इस घटना के बाद लिन मिंग को समझ में आ गया कि सिल्वर पॉइजन हेवनली ड्रैगन बहुत ही कम समय में दूसरे स्तर तक कैसे बढ़ सकता है। यदि अधिक आत्मिक पत्थर, उच्च स्तर और अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा होती तो लिन मिंग विनम्र नहीं होता। क्या ये सुहावना नहीं है कि कम समय में ही टियर 3 में पदोन्नत कर दिया जाए? 7009 प्लस कई सौ पहले, लिन मिंग के पास अब 8200 से अधिक विकास बिंदु हैं। इसका उपयोग कैसे करें? स्वाभाविक रूप से इसका प्रयोग वहां किया जाना चाहिए जहां इसकी सबसे पहले आवश्यकता हो। सांस छिपी हुई है। लिन मिंग को लगा कि भविष्य में वह जितना अधिक शक्तिशाली बनेगा, ये क्षमता उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। आखिरकार, ये क्षमता किसी की असली ताकत को छुपाती है। LV6 के स्तर पर, यह किसी की स्वयं की आभा सांद्रता का 80% छुपा सकता है और इस अंतिम क्षमता को उन्नत करना जारी रख सकता है। चेतना की एक गति के साथ 4000 विकास बिंदु गायब हो गए और लिन मिंग ने देखा कि 80% में बदल गया था। यदि आप ये गणना जारी रखते हैं तो LV8 90% है और LV9 95% है। क्या यह आभा की सांद्रता को पूरी तरह से छुपाने में सक्षम होगा? लिन मिंग को इसमें बहुत दिलचस्पी है। इस समय जंगल में रुको, क्या बात है? क्या ये चीज टूट गई है? सबसे आगे चल रहे जियाबो के सवाल के बाद सभी लोग रुक गए और उनकी ओर देखने लगे। 60 से अधिक लोगों की टीम एक दूसरे के बहुत करीब नहीं होती, लेकिन ये ज्यादा दूर भी नहीं होगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जब उनमें से किसी को कोई खतरा होता है या उसे कुछ पता चलता है तो लगभग सभी को तुरंत पता चल जाता है। जियाबो, क्या बात है? लुओ मिंग ने उसके बगल में पूछा। क्या ये सामान टूटा हुआ है? ऐसा कैसे होता है कि जितना अधिक आप अंदर जाते हैं, आभा की सांद्रता उतनी ही कम होती जाती है? जब मैंने इसे 10 मिनट पहले देखा था, तब भी यह 320 था, जो सीधे 265 पर गिर जाएगा। क्या आपको यह अजीब लगता है? जियाबो ने असमंजस में कहा। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, प्रत्येक ने एक एक लघु रेखी सांद्रता डिटेक्टर निकाला और सभी की संख्याएं एक जैसी थीं। वे भी सामूहिक रूप से स्तब्ध थे। क्या ये सड़क पर एक कांटा है? नहीं, रास्ते में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति टेढ़ा चले तो ठीक है, लेकिन सभी टेढ़े चलें, ये बिल्कुल असंभव है। इसके अलावा वानजुहाई आत्मा क्षेत्र के किनारे से अभी भी काफी दूरी है और चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से अराजक नहीं है। शायद तुमने गलत याद किया, लुओ मिंग ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि उसने ये संख्या पहले भी देखी थी, लेकिन यह निश्चित रूप से 265 से अधिक थी। ठीक है, भूल जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियाबो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहा और अन्य लगभग 60 लोग भी उसके पीछे चल पड़े। मूल योजना के अनुसार जिस स्थान पर वे बस से उतरे थे, वहां से वानजुहाई आत्मा क्षेत्र के किनारे तक पहुंचने में उन्हें कम से कम 2 घंटे से अधिक का समय लगेगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या यह एक भ्रम है। जैसे जैसे रेखी एकाग्रता डिटेक्टर का मूल्य धीरे धीरे बढ़ता है, हर किसी के दिल में कुछ संदेह होते हैं। क्या आध्यात्मिक क्षेत्र का क्षेत्र निरंतर विस्तारित होता रहता है? 2 महीने से अधिक समय पहले हुई आध्यात्मिक वर्षा की घटना के बाद लगभग पूरी दुनिया में आध्यात्मिक क्षेत्रों का क्षेत्रफल 2 गुने से भी अधिक हो गया है और कई पड़ोसी आध्यात्मिक क्षेत्र तो एक दूसरे से जुड़े भी हैं। लेकिन ये घटना केवल तब हुई जब बारिश शुरू हुई और तब से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। www.mtlnovel.com। अरे न्यूबी, मैं बाहर आने से पहले इसे अपने लिए भूल गया था। मैं आज बहुत भाग्यशाली था। कोई आश्चर्य नहीं। हा हा हा। टीम में किसी को झुकने में देर नहीं लगी और फिर उसके हाथ में एक पारदर्शी अंडाकार पत्थर था। लिंगशी, सबकी नज़रें आकर्षित होती हैं। हालांकि बाहर से देखने पर यह चीज़ ई ग्रेड है, लेकिन ई ग्रेड होने पर भी इसे हजारों डॉलर में बेचा जा सकता है। लिंगशी, आध्यात्मिक क्षेत्र केंद्र के जितना करीब उतना ही उच्च स्तर, जितना ऊंचा स्तर उतनी ऊंची कीमत। नियोक्ता कह सकता है, ये गुणवत्ता नहीं चाहिए, ये बहुत पैसे के लायक नहीं है। रो मत, इसे दूर रखने के बाद इसे मत खोना। आपके बगल में किसी ने कड़वाहट से कहा, लेकिन इस समय मौजूद हर कोई इस छोटे स्तरीय आत्मा पत्थर से प्रेरित था।
10,000 बांस सागर आध्यात्मिक क्षेत्र तक पहुंचने से पहले एक ई स्तर का आत्मा पत्थर होगा। अगर यह वास्तव में वहां है तो यह नहीं है। पिछले नियोक्ता ने जो कहा उसे सोचकर व्यापार में प्रसिद्ध सी स्तर वांग सी ने एक बार इसमें 20 स्तर का स्पिरिट स्टोन पाया और हर कोई खुजली कर रहा था। हालांकि इस स्पिरिट स्टोन के टुकड़े की कीमत इतनी अधिक थी कि वांग सी की 5 सदस्यीय टीम केवल उससे वापस लौटी, लेकिन ये लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था। लेकिन चाकू से खून चाटने की जलन के कारण नियोक्ता द्वारा ये कार्य जारी किए जाने के बाद भी उनके जैसे लोग उत्सुकता से आते रहे। एक असाधारण व्यक्ति के रूप में यदि आप एक कदम आगे जाना चाहते हैं और अधिक मजबूत बनना चाहते हैं तो आध्यात्मिक पत्थर साधना पर निर्भर रहना सबसे तेज शॉर्टकट है। लेकिन ये शॉर्टकट बहुत महंगा है। मैंने वाकई बी ग्रेड स्पिरिट स्टोन खरीदा है। इसे नियोक्ता को बेचना एक विकल्प है, लेकिन यह मेरे खुद के इस्तेमाल के लिए भी एक विकल्प है। लेकिन 20 स्तर का स्पिरिट स्टोन पाने वाला पहला व्यक्ति कौन होगा? वो व्यक्ति इस समूह के लोगों में सबसे तेजी से मरने वाला व्यक्ति भी बन सकता है। लिन मिंग इस समय एक कठिन समस्या में फंस गया था। विकास बिंदु 4002 है। मैं विकसित होने की क्षमता चाहता हूं। अब ऐसी क्षमताएं बहुत हैं। मुझे किसमें अपग्रेड करना चाहिए? लिन मिंग ने भीड़ की क्षमताओं को देखते हुए चुपचाप कहा। छिपी हुई आभा LV7 तक बढ़ गई है। अगले स्तर तक पहुंचने के लिए इसे 8000 विकास बिंदुओं की आवश्यकता है। हालांकि यह शक्ति को गहराई से छिपा सकता है, लेकिन लिन मिंग भी इस समय शक्तिहीन था। अब दूसरे स्तर और तीसरे स्तर के दायरे में यदि आप तीसरे स्तर पर अपग्रेड करना चाहते हैं तो यह अभी भी थोड़ा दूर है और फिलहाल अधिक ताकत छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। खूनी पत्ता कटाव, टूटी चट्टान बांस चाबुक, इन दोनों को पहले रखें। घना कोहरा छा जाता है, विष उत्पन्न होता है। इन दोनों को भी फिलहाल पहले छोड़ा जा सकता है। जब तक घना कोहरा बढ़ता है पूरी घाटी को लपेटा जा सकता है और दूसरे क्रम के चांदी के जहरीले ड्रैगन को छोड़कर घातक विष प्रभावित नहीं होता है। घाटी अजेय स्थिति है। फिर जो कुछ बचा है वह है श्वास धारणा के साथ साथ गतिशील जड़ प्रणाली और चरम पुनर्जनन की 3 क्षमताओं को उन्नत किया जा सकता है। पूर्व भी गोकू प्रकार की क्षमता है। वर्तमान में यह LV3 तक पहुंच गया है। ये सीमा 30 किलोमीटर के भीतर आभा वाले सभी प्राणियों की गति को समझने में सक्षम है और यहां तक कि इस सीमा में मनुष्यों के बीच संचार भी। 30 किलोमीटर की दूरी तय करके ये लिंगशियाओ पीक आध्यात्मिक क्षेत्र के 1/3 क्षेत्र तक पहुंच गया है। लेकिन लिन मिंग को लगा कि स्तर 4 में अपग्रेड करने में कुछ भी गलत नहीं था। अगर मैं छोटे से बच्चे की मौजूदा गतिविधियों को समझ पाऊं तो क्या यह बहुत अच्छा नहीं होगा? यह मौजूदा स्थिति से बेहतर है। लिन मिंग की चेतना चली गई और उसकी सांस धारणा क्षमता LV4 तक बढ़ गई। आभा बोध स्तर 4:50 किलोमीटर के भीतर सभी प्राणियों की आभा और ध्वनि को समझें। ओह अपमान, 50 किलोमीटर पहले की तरह 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर तक नहीं बढ़ता प्रतीत होता। मूलतः लिन मिंग को लगा कि पूर्ण स्तर तक पहुंचना, जो कि 100 किलोमीटर की सीमा है, इसका कोई मतलब नहीं है। इस क्षमता को उन्नत करने के बाद भी 3002 विकास बिंदु शेष रहते हैं। मोबाइल रूट सिस्टम, या ये परम पुनर्जनन है। मोबाइल रूट सिस्टम LV1 ये सभी बांस की जड़ों को सिकोड़ सकता है और लंबी दूरी तक ले जा सकता है, लेकिन ये रूट सिस्टम के 90% को नुकसान पहुंचाएगा और इसकी ताकत भी क्षीण हो जाएगी। 90% जड़ प्रणाली क्षतिग्रस्त हो जाती है। सच कहूं तो इस क्षमता के विवरण ने लिन मिंग को पहले तो झिझक महसूस कराए। ऐसा लगेगा कि इससे जड़ प्रणाली का 90% हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है और सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। इस समय सोचने के लिए पर्याप्त समय के साथ लिन मिंग ने इससे निपटने का एक तरीका भी ढूंढ लिया। आखिरकार उसके पास अभी भी चरम उत्थान नामक एक क्षमता है। सभी जड़ प्रणालियों को नुकसान पहुंचाता है और यह क्षमता उन्हें तुरंत बहाल कर सकती है। उस बैठक में मुझे अभी भी इस लिंगु और भूमिगत लिंगे की आध्यात्मिक ऊर्जा से कुछ असंतोष है। अगर आपको लगता है कि आप आसानी से निकल सकते हैं तो यहां से बेहतर जगह ढूंढना मुश्किल होगा। कि अपनी सीमा तक पुनर्जीवित करने की शक्तिशाली क्षमता ऐसी चिंताओं को अनावश्यक बना देती है। किसी भी समय अन्य स्थानों पर जा सकते हैं या किसी भी समय वापस आ सकते हैं, है ना? इस तरह की चीजों को स्वाभाविक रूप से स्थानांतरित करना बहुत आसान काम हो जाता है। चरम पुनर्जनन स्तर 1 एक महान आघात का सामना करने के बाद आप थोड़े समय में अपने सामान्य शरीर के आकार का 10% और अपनी ताकत का 10% वापस पा सकते हैं। नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मानक गौ प्रकार की क्षमता का अंतिम पुनर्जनन है और इसकी आक्रमण शक्ति को सिल्वर पॉइजन ड्रैगन के साथ लड़ाई में भी सत्यापित किया गया है। सच कहें तो लिन मिंग को लगा कि यह क्षमता एक वास्तविक बग क्षमता थी, जो घने कोहरे के पुनर्जनन और विषाक्त पदार्थों के निर्माण से भी अधिक भयानक थी। लेकिन चूंकि इस समय अपग्रेड करने का मौका है, तो इसका उपयोग क्यों न किया जाए? इस क्षमता को और अधिक भयानक बनाओ।
चेतना की एक गति के साथ सीमा पुनर्जनन तुरंत LV4 तक पहुंच गया। चरम पुनर्जनन स्तर 4 विषय को एक महान आघात का सामना करने के बाद इसे सामान्य आकार के 40% और ताकत के 40% तक तुरंत बहाल किया जा सकता है। वास्तव में इससे पता चलता है कि यह वास्तव में अच्छा है। लिन मिंग को केवल ये जानने की जरूरत है कि वह पेड़ की जड़ों, बांस के तने, बांस की शाखाओं या बांस के पत्तों को तेज गति से ठीक या पुनर्जीवित कर सकता है। इसके अलावा सिल्वर पॉइजन ड्रैगन की पिछली लड़ाई में बीन स्प्राउट्स मस्तिष्क को तोड़ने की हमला विधि भी अधिक तेज हो सकती है और हमले की शक्ति भी तेजी से बढ़ गई है। अब यदि 10 और रजत विष स्वर्गीय ड्रैगन प्रकट होते हैं तो लिन मिंग को पूरा यकीन है कि लड़ाई एक पल में हल हो जाएगी। वास्तव में यदि आप इस क्षमता का उपयोग करना चाहते हैं तो इसके कई उपयोग हैं। उदाहरण के लिए इसका उपयोग विष निर्माण के साथ संयोजन में किया जा सकता है। घने कोहरे पर निर्भर हुए बिना ये घाटी में किसी भी स्थान पर दुश्मन को बांधने के लिए अप्रत्याशित रूप से बांस की जड़ों का उपयोग कर सकता है और सटीक हत्या के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जहरीली गैस या विष छोड़ सकता है। इस तरह सुबह के समय घने कोहरे की स्थिति में इस अंतिम चाल को बनाने के लिए विषाक्त पदार्थों का उपयोग नहीं करना संभव है, और जब बारिश और बर्फ जैसी चरम स्थितियों में घने कोहरे की क्षमता का उपयोग करना संभव नहीं है। लिन मिंग बहुत संतुष्ट था और ऐसा लग रहा था कि वह जानने से पहले ही बहुत अधिक मजबूत हो गया था। अभी वह केवल दूसरे दर्जे और तीसरे दर्जे का है। अगर वह तीसरे दर्जे या चौथे दर्जे पर पहुंच जाए तो क्या होगा? क्या होगा यदि इन क्षमताओं को पूर्ण स्तर तक उन्नत कर दिया गया हो? अंतिम विश्लेषण में यदि आप अधिक मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे विकास बिंदुओं की आवश्यकता होगी। लिन मिंग को याद आया कि भूमिगत जल शिराओं में बांस की जड़ों वाले कुछ आध्यात्मिक पत्थरों को छूने से और इतने सारे विकास बिंदु प्राप्त करने से वह लिंगहे नदी के ऊपरी भाग लिंगशियाओ चोटी की दिशा के लिए और अधिक उम्मीदें रखने से खुद को रोक नहीं सका। यदि वहां पर आत्मा पत्थरों का भंडार विशाल है और वास्तव में एक तथाकथित स्तर है तो ऐसा लगता है कि यह थोड़े समय में मजबूत हो जाएगा और अब ज्यादा दूर नहीं रहेगा। ये सोचकर लिन मिंग भी कोशिश करना चाहता था। इस बार अपनी क्षमताओं को उन्नत करने के बाद वह कितना मजबूत हो गया है। तो फिर पहले इस क्षमता को किस हद तक आजमाएं, है ना? लिन मिंग ने अपनी सांस धारणा क्षमता का आग्रह किया। www.mtlnovel.com एक पल में वह 50 किलोमीटर के भीतर सभी प्राणियों की गतिविधियों को तुरंत महसूस कर सकता था। हालांकि इससे पहले कि वह ये जांच पाता कि वे अब तक किस ज़ियाई तक पहुंच चुके हैं, उसे अचानक कुछ अप्रत्याशित महसूस हुआ। मानव वास्तव में इतने सारे आते हैं। यह सही है, मानव। और अभी भी 61 पालौकिक हैं। पिछली 5 व्यक्ति टीम की दिशा में वे लगातार वांजुहाई आत्मा क्षेत्र के स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। परमात्मा, उद्देश्य क्या है? लिन मिंग थोड़ा अजीब है। आखिरकार अगर वे यहाँ हमला करने आएंगे तो लोगों की संख्या थोड़ी कम होगी। इसके अलावा गुणवत्ता काफी असमान प्रतीत होती है। लगभग पहले स्तर में प्रवेश कर रही है और मजबूत वाले केवल 7वें स्तर में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ तक कि कैप्टन झेंग जैसा अग्नि तत्व वाला कोई अलौकिक प्राणी भी नहीं था। लिन मिंग ने फिर से अवलोकन किया। इन पालौकिक प्राणियों का वर्तमान स्थान उनसे 40 किलोमीटर से भी अधिक दूर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समय समय पर लोगों के रुकने के अलावा संरचना भी काफी अव्यवस्थित है। वे यहाँ किस लिए हैं? सांस को महसूस करने की क्षमता तुरंत सक्रिय हो जाती है। लिन मिंग को भी तुरंत इन लोगों का उद्देश्य पता चल गया। आत्मा पत्थर की तलाश में। हाँ, क्या ये सहयोग है? इसके अलावा लिन मिंग को भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। वे 20 स्तर के स्पिरिट स्टोन की तलाश में थे, जिससे उनका अनुमान सही साबित हुआ। ए से एफ तक 6 स्तर हैं। अब उन्हें जो कुछ मिला है वो आत्मिक पत्थर हैं जो लगभग ई और एफ स्तर के हैं। हालांकि असंख्य बांस सागर आत्मा क्षेत्र में आत्मा पत्थर। ऐसा लगता है कि यहाँ आत्मा पत्थर मेरे अनुमान से कहीं अधिक हैं। लिन मिंग को इन पालौकिक व्यक्तियों से अधिक जानकारी मिलती रही। वे एक तथाकथित बॉस द्वारा नियोजित होते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य 20 स्तर के स्पिरिट स्टोन को ढूंढना होता है। सामान्यतः आध्यात्मिक पत्थरों का स्तर जितना ऊंचा होता है उनकी आभा उतनी ही अधिक सघन होती है तथा वे उतने ही अधिक दुर्लभ और मूल्यवान होते हैं। इन लोगों की पहचान वास्तव में विशेष अस्तित्व है जिन्हें बाउंटी हंटर्स कहा जाता है। लिन मिंग को आश्चर्य नहीं है कि वांजुहाई स्पिरिट दायरे में एक 20 स्तर का स्पिरिट स्टोन है। यहाँ एक दूसरे क्रम की दानव आत्मा के रूप में उसकी आभा की सांद्रता वास्तव में बहुत अधिक है। श्वास धारणा की क्षमता से मूल की लगभग 15% तक ही सीधे तौर पर कमी आती है। पिछली बार जब मैंने यहाँ से बी और अन्य लिंगशी को पाया था और इसे उच्च कीमत पर बेचा था तो यह वांगसी नाम का व्यक्ति था। इस व्यक्ति की 5 सदस्यीय टीम ने उसे वांजुहाई आत्मा क्षेत्र में भी जीवित छोड़ दिया। लिन मिंग को याद आया कि यह वांगसी एक असाधारण व्यक्ति था जिसने जियो लियू और जियो क्यूई को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
उस समय वह केवल प्रथम श्रेणी का व्यक्ति था, जिसकी योग्यताएं बहुत सीमित थीं तथा उसके अधीनस्थ भी उतने मजबूत नहीं थे जितने कि अब हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस बार वांगसी ने लोगों के इस समूह का पीछा नहीं किया। ऐसा लगता है कि बदला लिया जा रहा है और मुझे इंतजार करना होगा। इसके अलावा लिन मिंग को एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हुई। ऐसा इसलिए है क्योंकि पास में तैनात सैनिक लिंगजियाओ पीक आध्यात्मिक क्षेत्र में चले गए ताकि वे रक्षा की रेखा को आसानी से तोड़ सकें और यहां आ सकें। सैनिक इकट्ठे हुए। लिंगजियाओ शिखर आत्मा क्षेत्र। रुको, अगर आप ऐसा कहते हैं। लिन मिंग को भी तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ था। लिंगशी, अभी भी लिंगशी, सिल्वर पॉइजन हेवनली ड्रैगन, एक बी श्रेणी की राक्षस आत्मा, अभी भी मनुष्यों द्वारा पहचानी गई थी। उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि इस सेंटीपीड को उसने मारा है। आखिरकार उस समय पहाड़ की चोटी पर बादल और कोहरा घना था और वान जुहाई भी सुबह की धुंध से ढका हुआ था। जब उसने सेंटीपीड को मारा तो उसने घना कोहरा बनाया। उन मनुष्यों के लिए इसे खोज पाना असंभव है। अन्यथा यह निश्चित रूप से लिंग जियाफेग नहीं होगा जिसे वे इकट्ठा करने जा रहे थे। जहां तक शेष संभावना की बात है तो केवल लिंगशी ही है। इनाम के शिकारियों के अनुसार राक्षस आत्मा का स्तर जितना ऊंचा होगा, उस आत्मिक क्षेत्र की आभा उतनी ही मजबूत होगी जिसमें वह स्थित है, और वहां आत्मिक पत्थर का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। मनुष्य जल्दी से अनुमान लगा सकते हैं कि वहां के आध्यात्मिक पत्थर भी भंडार में समृद्ध और अत्यंत उच्च स्तर के होंगे। क्या वे आत्मा पत्थर के लिए लिंगजियाओ चोटी पर एकत्र हुए थे? मानवता की सामान्य प्रथा का उपयोग करते हुए उनके लिए सामान्य लोगों की सेना भेजना बिल्कुल असंभव है। पालौकिक लोग अवश्य प्रकट होंगे। लगता है कि चीजें और अधिक जटिल हो गई हैं। उसने सिल्वर पॉइजन हेवनली ड्रैगन को मार डाला। हालांकि उसने परमाणु बमों का इस्तेमाल करने वाले मनुष्यों के खतरे से परहेज किया, फिर भी उसने उन्हें आकर्षित किया। यद्यपि वे लिंगशियाओ शिखर आत्मा क्षेत्र तक गए, लेकिन लक्ष्य यहां नहीं था। लेकिन पहले वाले तो पहले से ही अपने कार्य करने के आदेशों का पालन कर रहे हैं। लिन मिंग की सांस की धारणा ने तुरंत जियाई और उन्हें पाया। वे अब भी पहाड़ों में दौड़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। लिंग जियाओफेंग के आध्यात्मिक क्षेत्र की सीमा के भीतर, जिसे वह समझ सकता था, अभी तक कोई मानवीय आभा नहीं थी। ये संभव है कि मानव सेना ऐसे स्थानों पर एकत्रित हो जाए जहां आप उसका पता नहीं लगा सकते। उनमें से कितने हैं? पालौकिक लोगों की संख्या के बारे में क्या ख्याल है? लिन मिंग को लगा कि उसके पास जो जानकारी थी वो बहुत कम थी। उन्होंने विश्लेषण किया। लिंगशी, इन चीजों का उपयोग पालौकिक द्वारा किया जा सकता है। वे अपने अंदर की आभा को अवशोषित कर सकते हैं और अपना स्वयं का क्षेत्र विकसित कर सकते हैं। उच्च स्तरीय आत्मा पत्थर और यहां तक कि साधारण लोगों को असाधारण लोगों में बदलने की जादुई क्षमता भी है। ये सब बातें उन इनाम के शिकारियों के मुंह से सीखी गई हैं। यदि मनुष्य को बड़ी संख्या में उच्च स्तरीय आत्मा पत्थर मिलते हैं तो यह निश्चित रूप से उनके लिए अच्छी बात नहीं है। चूंकि वे अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए स्पिरिट स्टोन का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए इस संसाधन को बहुत कम संख्या में पालौकिक लोगों पर ढेर करना और उन्हें बहुत ही कम समय में सबसे मजबूत बनाना पूरी तरह से संभव है। इस पर विचार करें, क्या होगा यदि कैप्टन झेंग जैसा असाधारण अग्नि तत्व टियर 2 या यहां तक कि टियर 3 तक पहुंच जाए? ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति हमेशा इस स्थान पर आना चाहता है जहां वो बदला लेने के लिए 2 बार असफल रहा। उन्होंने जिस अग्नि प्रणाली का प्रयोग किया था वह सिर्फ एक उत्परिवर्ती पौधे के रूप में खुद पर काबू पाने के लिए थी। लिन मिंग इस तरह की चीज कभी नहीं देखना चाहेगा। इन चीजों के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले इनाम के शिकारियों से लिन मिंग ने सीखा कि दुनिया के पालौकिक लोगों में सर्वोच्च तथाकथित सी स्तर के शिखर से अधिक कुछ नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य पालौकिकता को अगले स्तर तक ले जाने के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले और अधिक आत्मिक पत्थर खोजने में असमर्थ हैं। अब जब मनुष्य खोज सकते हैं तो पूरी धरती पर केवल एक ही ऐसी जगह है जहां 20 स्तर की राक्षस आत्माएं हैं, और उस 20 स्तर की राक्षस आत्मा को भी लिन मिंग ने मार दिया है। लिंगजियाओ पीक आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए कोई खतरा नहीं है। वे बिना किसी हिचकिचाहट के 20 स्तर के आत्मा पत्थर की तलाश कर सकते हैं। यहाँ मानव के लिए पालौकिकता के क्षेत्र को ऊपर उठाने का यह एक उत्कृष्ट अवसर है। यदि उन्हें सफल होने दिया गया तो लिन मिंग को लगा कि जल्द ही एक बड़ा खतरा आ जाएगा। भले ही यह फिलहाल 10,000 बांसों का सागर न हो, लेकिन एक दिन ये 10,000 बांसों का सागर ही होगा। जब मनुष्य शक्तिशाली पालौकिक शक्तियों को प्राप्त कर लेता है तो आध्यात्मिक क्षेत्र उसके लिए रहने लायक स्थान नहीं रह जाता, और राक्षसी जीव या राक्षसी आत्माएं अंततः उसके द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं। यहाँ तक कि हजारों बांसों के समुद्र में चाहे वह कितना भी छुपा हो, लिन मिंगो निश्चित रूप से उस समय नहीं रहेगा। ये सब डोमिनोज की तरह टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाएगा। यदि लिंग जियाफेंग ने क्लास बी के सिल्वर पॉइजन हेवनली ड्रैगन को जन्म नहीं दिया होता तो उसके बाद कुछ भी नहीं होता। लेकिन इस तरह की दुर्घटना भी एक आवश्यकता है।
इन सब घटनाओं में लिन मिंग, जिसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, को नहीं लगता था कि उसने कुछ भी गलत किया है। दरअसल रजत विश्ववर्गीय ड्रैगन तब बाहर निकाला गया था जब उसने लिंगशियाओ पीक की खोज के लिए एक छोटा ड्रैगन भेजा था। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं भी करते हैं तो भी रजत विश्ववर्गीय ड्रैगन अभी भी अस्तित्व में है। इसका अस्तित्व मानव जाति को भी ज्ञात है। यदि वो उस समय इससे नहीं निपटता तो मानव जाति अवश्य ही कार्य करती। बड़ी संख्या में सी रैंक के श्रेष्ठ लोग और एक विशाल सेना, वे पहले ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अंत में परमाणु बमों का मशरूम बादल निश्चित रूप से लिन मिंग के बहुत करीब लिंगजियाओ पीक आध्यात्मिक क्षेत्र में फट जाएगा। मेरे लिए, जो अभी तक पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हुआ हूं, यही वास्तविक आपदा है। इस समय छोटे से बल के साथ लिन मिंग ने नहीं सोचा था कि वे इन असाधारण लोगों के साथ लड़ाई में हार जाएंगे। प्रथम श्रेणी की ताकत वाले और कई तत्वों को नियंत्रित करने वाले 7 भेड़ियों का उल्लेख नहीं किया गया है और बाकी मूर्ख नहीं हैं। छोटे प्यारे सांप का विषैला और छिपकर किया गया हमला, हिंसक हमला और विशाल पांडा के मांस की ढाल का बचाव, 3 तेज रफ्तार वाले मकाक। साधारण पालौकिक लोगों के सामने वे उन्हें दबा सकते हैं चाहे वे कितने भी आएं। लेकिन क्या कैप्टन जेन की तरह विशेष योग्यता वाले कुछ असाधारण लोग भी हैं? इसमें असाधारण लोग परिवर्तनशील हैं। मनुष्य बहुत बुद्धिमान होते हैं और इसलिए असाधारण भी होते हैं। लिन मिंग अपने अधीनस्थों में से एक की भी मृत्यु स्वीकार नहीं कर सका। इस बार उसे आत्मा पत्थरों के लिए इस लड़ाई में पूर्ण पहल करनी होगी और यहां तक कहना होगा कि वह मानव पक्ष को कोई लाभ नहीं लेने देगा। गड़गड़ाहट। इस समय अचानक गर्जना की आवाज ने दूर दूर तक घाटी और पहाड़ों के बीच अनगिनत कंपन पैदा कर दिए। लिन मिंग ने देखा कि दूर क्षितिज पर एक घना काला धब्बा दिखाई दिया। क्या आप यहाँ हैं? वह जानता था कि युद्ध शुरू होने वाला है और उसे निर्णय लेना होगा। चेतना की एक हलचल के साथ सभी जड़ प्रणालियां मुख्य शरीर से पूरी तरह से अलग हो जाती हैं और नई 8 अत्यंत स्थिर और छोटी बांस की जड़ें इसे पूरी तरह से थामे रखती हैं। लिन मिंग के नियंत्रण के बाद वे विस्तार और संकुचन करते रहे, जिससे वो लिंग जियाफे की दिशा में चला गया। बादल और धुंध घूंघट और पर्दे की तरह छाए हुए हैं। सफेद बर्फ से ढकी लिंगशियाओ चोटी की चोटी भव्य एवं भव्य है। लिंगशियाओ पीक की पहाड़ी पर लिन मिंग के अधीनस्थ लगातार खड़ी चट्टानों के बीच कूद रहे थे और गंतव्य की ओर दौड़ रहे थे। सड़क से परिचित शियाई और वे तीनों सबसे आगे दौड़े, जबकि लकड़बग्गा अन्य जानवरों को पीछे से ले जा रहा था। पहाड़ की घाटी से नीचे फिसलते समय बगुला और लाल मुकुट वाला सारस आसमान में हर चीज के प्रति सतर्क थे। जैसे जैसे वे गंतव्य के करीब पहुंचते गए, वे धीरे धीरे उत्साहित होते गए। इस बार वे जानते थे कि अत्यंत गहरी समझ के साथ सिल्वर पॉइजन स्काई ड्रैगन जैसा कोई शक्तिशाली दुश्मन नहीं था जिससे वे निपट नहीं सकते थे। इस बार लिन मिंग ने उन्हें जो काम पूरा करने के लिए भेजा था वह आसान था, लेकिन वे हर चीज से सावधान भी रहते हैं। हालांकि वे शक्तिशाली हैं, लेकिन उनका मतलब अजेय होना नहीं है। पिछली बार जब भेड़ियों और 4 पक्षियों के झुंड ने हजारों उत्परिवर्ती विशाल चूहों का सामना किया था तो वे गुफा से बाहर निकल आए थे। कम हमले की शक्ति और तेज गति वाले इन सभी विरोधियों को मारने के बाद वे गुफा में प्रवेश नहीं कर पाए। मैंने कितनी देर तक सिल्वर पॉइजन हेवनली ड्रैगन को देखा जो पहले से ही अंदर जाने के लिए तैयार था। चांदी का जहरीला ड्रैगन इतना शक्तिशाली है कि वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वे लड़े और पीछे हट गए। अगर लकड़बग्गे को पहाड़ से नीचे नहीं उतारा जाता और लिन मिंग ने गोली नहीं चलाई होती तो अगर वे चांदी के जहरीले ड्रैगन से लड़ना चाहते तो जीतने का कोई मौका नहीं था। वाह! शियाई ने भेड़िए के रूप में टीम का नेतृत्व किया। अत्यंत गहरी समझ के साथ उन्हें लगा कि घाटी की गुफा के भीतर, जो पहले से ही उनके बहुत करीब थी, एक अजीब आभा थी। गुफा में पहुंचते ही जानवर रुक गए, जबकि 4 पक्षी पास ही हवा में पहरा दे रहे थे। मोटे पांडा ने आगे बढ़कर चट्टानी भेड़िए शियाओसी से छलांग लगा दी। वह लगभग 3 मीटर लंबा था, सीधा खड़ा होकर गहरी अंधेरी गुफा में देख रहा था। गुफा में कोई आवाज नहीं थी। जियाई ने जियाओसी को ले जा रहे लकड़बग्गे की ओर देखा, उससे जवाब पाने की उम्मीद में। वे लंबे समय से एक साथ हैं और वे एक दूसरे की क्षमताओं से बहुत परिचित हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिन मिंग क्या संयोजन भेजता है, वे पूरी तरह से एक साथ काम कर सकते हैं। इस समय लकड़बग्गे की विशेष क्षमता, संकट जागरूकता, सबसे अधिक उपयोगी होती है। मृग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अत्यंत विशालकाय छोटे सी को उठाकर गुफा में चला गया, अपने पीछे चल रहे साथियों की ओर देखा और अपने पीछे आने का इशारा किया। शियाई ने गुफा में सुगंध को ध्यान से सूंघा और थोड़ी देर तक उसे पहचानने के बाद उसने अपने सभी साथियों को भी फुसफुसाकर कहा कि वे उसका अनुसरण करें। गुफा में कुछ है, लेकिन वह खतरनाक नहीं लगता। बगुला और लाल मुकुट वाला सारस भी आकाश से नीचे उतरे और गुफा में चले गए। गुफा अत्यंत गहरी और ऊबड़ खाबड़ है। जियोवू ने एक ज्वाला प्रज्वलित की और इसने जानवरों के लिए न केवल इस गुफा में आगे बढ़ना संभव बना दिया,
लेकिन जियोवू की लपटें बहुत तेज थीं, जिससे गुफा दिन के उजाले की तरह हो गई। वे ज्यादा दूर नहीं गए, उन्होंने वो स्थान ढूंढ लिया जहां पिछली बार रजत विष स्वर्गीय ड्रैगन था। पांडा फैटी पांडा ने जमीन से कुछ बेहद धुंधले पारदर्शी पत्थर उठाए, जो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उन्हें घाटी के बाहर मिले थे। उसमें से जो कुछ निकला वह केवल एक बहुत ही सूक्ष्म आभा थी। इसे महसूस करते हुए वह शियाई की ओर देखने के लिए मुड़ा। गुरु, जो खोज रहे हैं वो यह नहीं है। जारी रखें। आगे। शियाई भी बहुत अजीब था। पिछली बार जब मैंने इसे देखा था तो ये स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं था। लिन मिंग के अधीनस्थ, जिनके पास ज्ञान है, वे भी लिन मिंग के आध्यात्मिक तरल पदार्थ को एक साथ पी रहे हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ संचार में ज्यादा बाधा नहीं है। उन्हें इस गुफा में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हुई और ऐसा लगा कि वे सभी गुफा की गहराई में ही थे, न कि निकास द्वार के पास। उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी और आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन उन्हें बहुत समय नहीं लगा और वे एक भूमिगत स्थान पर आ गए जिसका क्षेत्रफल बहुत विस्तृत था और गुंबद भी बहुत ऊंचा था। इस भूमिगत स्थान के बीच में झिलमिलाते पत्थर और ढेर सारी आध्यात्मिक ऊर्जा एक पहाड़ी की तरह ढेर हो गई है। इसके साथ ही अनगिनत जानवरों की हड्डियां भी हैं। हालांकि जब वे आगे बढ़ना चाहते थे तो अचानक लकड़बग्घे ने अपना अगला खुर उठाया, उसके पेट पर मारा और चेतावनी जारी की। शियाई को भी अचानक महसूस हुआ कि ऐसी अनगिनत सुगंधें थीं जिन्हें उसने पहले भी सूंघा था, और वे अधिक तीव्र होती जा रही थीं और तेजी से पास आ रही थीं। वाह! एक ही समय में चीखते हुए भेड़िए के साथ वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। अनगिनत उत्परिवर्ती विशाल चूहे अचानक सभी दिशाओं में छेदों से बाहर निकलते हैं, जिससे तुरंत एक चूहे का ज्वार और चूहों का समुद्र बन जाता है। वे एकत्रित होते रहे, सभी प्रवेश और निकास मार्ग अवरुद्ध करते रहे और धीरे धीरे भूमिगत स्थान में पानी भरते रहे। वाह! आदेश दिया और सभी साथी दहाड़ते हुए एक साथ चूहों के समुद्र की ओर दौड़ पड़े। एक ही समय पर गुफा में युद्ध की हलचल ने अन्य सभी आवाजों को दबा दिया। अनगिनत सशस्त्र हेलीकॉप्टर और सैन्य परिवहन विमान पहले से ही लिंगशियाओ शिखर आध्यात्मिक क्षेत्र के काफी करीब थे। एक डिवीजन की 1/3 ताकत सैन्य वाहकों द्वारा ले जाई जाती है तथा शेष 2/3 पर्वतीय विशेष बल होते हैं जो चढ़ाई करने में कुशल होते हैं। और तांग राजवंश में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभा असाधारण लोग सशस्त्र हेलीकॉप्टर में सवार थे। तांग राजवंश के पालौकिक लोग कुछ बाहरी लोगों को छोड़कर सीधे तौर पर पालौकिक संघ से संबंधित थे। ट्रांसेंडेंट का संघ और तांग का उच्च वर्ग एक दूसरे पर निर्भर हैं। पहले वाले को दूसरे के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि दूसरे वाले को पहले वाले की शक्तिशाली ताकत पसंद होती है। ट्रांसेंडेंटल एसोसिएशन के सभी ट्रांसेंडेंट्स बाहरी दुनिया के सामने अपनी शक्ति से लोगों की शांति की रक्षा करने के सिद्धांत को मानते हैं तथा अपनी असाधारण शक्ति से तांग राज्य की रक्षा करते हैं। लेकिन ये केवल एक सतही घटना है। वे पहले भी साधारण लोग थे, लेकिन 100 या 1000 लोगों के बराबर शक्ति प्राप्त करने के बाद उनकी मानसिकता में अद्भुत परिवर्तन आया है। ट्रांसेंडेंट एसोसिएशन में शामिल होने के बाद कुछ ट्रांसेंडेंट तांग साम्राज्य की रक्षा करने का लक्ष्य बना रहे हैं, यहाँ तक कि अपना खून भी छिड़क रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें आम लोगों से अलग कर दिया गया है। आध्यात्मिक सुधार के इस युग में सब कुछ उनके अपने हितों से प्रेरित है। जैसे जैसे आभा की डिग्री धीरे धीरे गहरी होती गई, पारलौकिक लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और पारलौकिक संघ में शामिल होने वाले पारलौकिक लोगों की संख्या अधिक से अधिक होती गई। पारलौकिक गुरुओं में सर्वोच्च गुरु के रूप में सी रैंक तक पहुंचने वाले पारलौकिक गुरुओं ने भी लाओ झाई की व्यवस्था के तहत 4 को भेजा और कार्य को पूरा करने के लिए लिंगशियाओपी का आध्यात्मिक क्षेत्र में 100 से अधिक डी रैंक पारलौकिक गुरुओं का अनुसरण किया। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। हथियारबंद हेलीकॉप्टर और सैन्य परिवहन विमान एक एक करके लिंगजियाओपी का आध्यात्मिक क्षेत्र के पास एक सुनसान खदान के बाहर अपेक्षाकृत समतल जमीन पर उतरे। पहाड़ के विशेष बलों के सैनिक पहले ही पास में पहुंच चुके हैं। वे लगातार सैन्य वाहक पर सैनिकों के साथ इकट्ठा हो रहे हैं और डी क्लास ट्रांसेंडेंट भी आदेश के तहत एक छोटी टीम में इकट्ठा होकर अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही आखिरी हेलीकॉप्टर आकाश में उतरा, 4 सी क्लास ट्रांसेंडेंट, जिनका आगमन काफी समय से नहीं हुआ था, अंततः आ पहुंचे। किसने सोचा था कि मैं 2 घंटे पहले बीजिंग में स्टेक खा रहा था और 2 घंटे बाद मैं इस जगह पर रहूंगा जहां पक्षी नहीं चहचहाते। फैंसी कपड़ों में धूप का चश्मा पहने युवक ने शिकायत की। जो भी हो, आपको अनुकूलन करना सीखना होगा, भाई जूफेई। पिछली बार जब मैं ज्वालामुखी पर गया था तो उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। चश्मा पहने एक युवक गो हेंग ने मुस्कुराते हुए एक तरफ देखा। जम्हाई लेती महिला ने कहा, बहन पिंग, क्या आपने कल आराम नहीं किया? अरे, इसके बारे में बात मत करो। बीजिंग में बहुत सारे साधारण लोग हैं जो नहीं जानते कि वे कहां से आ रहे हैं। वे हर दिन बहुत शोर मचाते हैं। मैं वास्तव में इसमें कुछ राक्षसों को डालना चाहता हूं और कचरे को साफ करना चाहता हूं। चेन पिंग, जो गहरे रंग की थी, ने अपने चेहरे पर एक मोटा मुखौटा लगाकर कहा।
ठीक है, यहाँ कई साधारण लोग हैं, पिंक पिंक कृपया ध्यान दें। वह अदृश्य पतला मध्यम आयु वर्ग का आदमी जो अंततः विमान से उतरा, उसे मनाने लगा। लुओ मिंग, परवाह मत करो कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। यह असहज है कि झाई नाम की बूढ़ी चीज ने मेरी बूढ़ी औरत को यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्रपति वान वास्तव में बहुत ही असहज है, परवाह मत करो। चेन पिंग ने फिर से थूकते हुए कहा, यह बहुत सरल है, क्या ये सामान्य लोगों के लिए मिशन पर जाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा? हालांकि इस समय भेड़ियों की चीख के साथ एक अजीब दहाड़ अचानक लक्ष्य की दिशा से आई। ओह, ऐसा लगता है कि हम सही हैं। बेकार के साधारण लोग रसद में लगे हुए हैं। गु हिंग ने चीखने की आवाज में मिश्रित आभा को महसूस किया और हंसा। हमला करो, गोली चलाओ। सैनिकों के हाथों में हजारों आग्नेयास्त्रों से आग की लपटें निकल रही थीं, जिससे चारों ओर अत्यंत सघन पंखे के आकार का गोलाबारी का जाल बन गया था। गोलियों की बौछार उस उत्परिवर्ती विशालकाय चूहे पर हुई जो लगातार गुफा से बाहर निकल रहा था और खून की धारें फूट रही थीं। गोलियों की आवाज के साथ चीखें भी सुनाई देने लगीं। चमकीला लाल खून बिखर गया और फूट पड़ा। बंदूक की नली धीरे धीरे लाल हो गई और गोलियों की गड़गड़ाहट कभी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, घाटियों में गूंज रही थी। हालांकि काले और कुचले हुए चूहों की भीड़, अंतहीन की तरह, हमेशा गुफा से बाहर निकलती है। सैनिक पीछे हटते रहे, वे डरे नहीं, लेकिन चूहे और भी हिंसक और अचानक आ गए। मानो उन्हें मृत्यु का बिल्कुल भी भय न हो, फिर भी ज्वार की तरह एक के बाद एक लहरें उन्हें झकझोर रही थीं। वापस, वापस। हालांकि चूहों का आकार इन लड़ाकों की कल्पना से परे है, और वे अपने साथियों के शरीर को भी स्प्रिंगबोर्ड या आश्रय के रूप में उपयोग करते हैं। रक्त लाल आंखों में आपके सामने रास्ता रोक रहे सभी मनुष्यों को मार डालने की केवल हत्या की मंशा है। असाधारण बल का वह विभिन्न हथियारों से लैस सैकड़ों डी श्रेणी के पालौकिक इन सैनिकों के पीछे से निकले, और जैसे ही वे चूहों के समूह में घुसे, गर्म बैरलों ने हमला करना बंद कर दिया। चीख। उत्परिवर्ती विशालकाय चूहों की चीखें, पालौकिक शक्तियों की लगभग दबी हुई शारीरिक गुणवत्ता और उत्कृष्ट युद्ध विधियों के तहत, वे केवल अपनी संख्यात्मक श्रेष्ठता को बनाए रखने में ही सक्षम थे। लेकिन गुफा से बाहर निकलने वाले चूहों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, और यह अब पहले की तरह भयंकर नहीं है, और लाशें भी बढ़ती जा रही हैं। पालौकिक लोगों की भावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, जीत उनके सामने है, और वे उत्साह में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। धमाका। इस समय 1 मीटर व्यास वाला एक आग का गोला अचानक एक्स्ट्राऑर्डिनरी और उत्परिवर्ती विशाल चूहे के बीच फट गया। इसके तुरंत बाद आग का गोला अचानक हिंसक रूप से घूमने लगा, जिससे आग की लपटों का तूफान पैदा हो गया। 7 या 8 पालौकिक प्राणी, दर्जनों उत्परिवर्ती विशालकाय चूहे तथा अनगिनत चूहों की लाशें, जो आसपास भी नहीं बच सके, बह गईं। 1 सेकंड से भी कम समय में दिव्यात्माओं की चीखें अचानक बंद हो गईं, और उनके शरीर ज्वाला के बवंडर का पोषण बन गए, जिससे वे और भी बड़े हो गए। भागो, भागो। अचानक ये डी क्लास के पालौकिक चिल्लाए और उन्मत्त होकर भागना चाहते थे, लेकिन अनियमित ज्वाला बवंडर में समय समय पर और अधिक चूहों की लाशें शामिल थीं। उनमें से दर्जनों नहीं भाग पाए। जो लोग भागने का समय पा लेते हैं, वे इस भयानक बवंडर द्वारा उठाए जाने वाले हैं। झरना आ रहा है। उसी समय जब तेज आवाज सुनाई दी, ज्वाला के बवंडर के ऊपर आकाश में अचानक भारी मात्रा में पानी प्रकट हुआ, और वह एक पल में नीचे गिरने लगा। आसमान में अचानक सफेद धुंध छा गई और आग में घिरे कई डी क्लास विमानों को भी बचा लिया गया। अरे, इन बेवकूफों, क्या मुझे इस समय अपना मल साफ करना होगा? जूफी ने सेना के पीछे अधीरता से शाप दिया। लेकिन वह थोड़ा हैरान भी था। उसे नहीं लगता था कि इस जगह को ऊपर वाले ने सुरक्षित माना होगा। न केवल वहां ज्वार की तरह उत्परिवर्तित विशाल चूहे दिखाई दिए, बल्कि वहां ऐसे राक्षस भी थे जो तत्वों का उपयोग कर सकते थे। क्या आप शक्तिशाली अग्नि तत्व सी स्तर का उपयोग कर सकते हैं? यद्यपि थोड़ी मूर्खता है, लेकिन जूफी बेवकूफ नहीं है। हर कोई, खासकर आप साधारण लोग जो मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते, मुझे वापस दे दो, चेन पिंग ने चिल्लाकर आदेश दिया। उसने जूफेई की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, इसलिए उसे यह भी साफ पता था कि चीजें कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल और गंभीर लग रही थीं। पहले चूहे की लहर को हमला करने का आदेश दें, और फिर गुफा में घुसकर अग्नि तत्व का उपयोग करें। ये सी स्तर होना चाहिए। हालांकि यह बहुत दूर है, लेकिन मैं इसे नहीं देख सकता। गु हिंग हंसे। मैं अभी भी अग्नि तत्व का उपयोग करता हूँ। इसमें शर्मनाक उपनाम झेंग जैसी ही क्षमता है। इसे देखना कष्टप्रद है। जूफी ने चुस्की ली। जल तत्व को नियंत्रित करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति के रूप में जूफी ने झेंग गोडोंग के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं किया। यह उल्लेख करना भी आवश्यक नहीं है कि जब सामान नहीं चल रहा हो तो साधारण लोग और असाधारण लोग जैसी मूर्खतापूर्ण बातें एक समान ही होती हैं। यहाँ से जो एकमात्र चीज बहुत नजदीक है, वह है ऑरेंज डेंजरस एरिया में वानजू हाई स्पिरिट रियल्म। मैं पहले और बाद में 2 बार असफल हुआ।
संघ में बहुत कम लोग इस असाधारण अग्नि तत्व को देख सकते हैं जो केवल झाई लाओ द्वारा समर्थित है। वो 2 बार असफल हुआ और शर्मिंदा हुआ। तुम्हें पता है, पिछली बार उसने अकेले किंगजोऊ प्रांत में नारंगी खतरनाक आत्मा क्षेत्र के सभी प्राणियों को नष्ट कर दिया था। सैनिक और डी क्लास ट्रांसेंडेंट तुरंत पीछे हटकर स्टैंडबाय पर मौजूद 4 सी क्लास ट्रांसेंडेंट से 100 मीटर दूर चले गए। वे ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि वह अकल्पनीय ज्वाला तूफान, जो यह नहीं जानता था कि वह क्या है, निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिससे वे निपट सकें। झेंग नाम के व्यक्ति का उल्लेख न करें। उसके पीछे झाई नाम के बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यह यहाँ सुरक्षित है। वास्तव में उसका सिर पकड़ना और उसे ज्वाला बवंडर में जलाना चाहता है। चेन पिंग बहुत असंतुष्ट था। ऊपर दी गई जानकारी गलत थी। जब उन्होंने पहले जानवर की चीख सुनी तो उन्होंने सोचा कि यह उस जानवर की आवाज है जो इस घाटी में अभी अभी उत्परिवर्तित हुआ था। लेकिन गुफा को खोजने के लिए ध्वनि का अनुसरण करने के कुछ समय बाद गु हेंग को पता चलता है कि गुफा से बड़ी संख्या में आभा लगातार बाहर निकल रही हैं। इसके बाद अच्छी तरह प्रशिक्षित सैनिकों ने शीघ्रता से एक पंक्ति बनाई और नेतृत्व संभाला। जब पहली बार चूहे का ज्वार आया तो सभी ने सोचा कि यह लिंगजियाओ पीक स्पिरिट क्षेत्र ऐसा ही था। आखिरकार, चाहे कितने भी चूहे के ज्वार हों, वे केवल बहुत सारे थे। ई क्लास और एफ क्लास उत्परिवर्ती जीव, यहाँ तक कि साधारण लोग भी इससे निपट सकते हैं। हालांकि इसने अराजकता का फायदा उठाते हुए अग्नि तत्व का उपयोग करके ज्वाला बवंडर आत्मा की रचना की ताकि 7 या 8 असाधारण लोग एक ही क्षण में मर जाने के बाद प्रकट न हों। उसके पास लगभग अच्छी बुद्धि है और वह तात्विक आक्रमणों का प्रयोग कर सकता है। इस तरह केसी स्तर के राक्षस का एक अप्रतिहत हरित सुरक्षा क्षेत्र के आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रकट होना, जिसके बारे में खुफिया विभाग ने पहले कहा था www.mtlnovel.com, बस अपमानजनक है। चलो बात करते हैं कि यह जल रहा है या नहीं। चलो पहले इसे ठीक करते हैं। चूंकि तुम अंदर से बाहर नहीं आ सकते तो उन्हें बाहर निकालने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करो। लुओ मिंग, काम करो। जूफी ने उस आदमी की ओर देखा जो चुप था। तुम्हारे खेलने का समय हो गया है। लुओ मिंग ने सिर हिलाया, एक सीधी रेखा में गुफा से 100 मीटर दूर एक स्थान पर चला गया। उसकी हथेलियां एक साथ जुड़ गईं और उसके शरीर पर आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक उसकी हथेलियों में एकत्र हो गई और वह अचानक चिल्लाया, हिलाना। जिस समय लुओ मिंग ने अपनी हथेलियां जमीन पर पटकी, उसी समय गड़गड़ाहट की आवाज के साथ 1 मीटर चौड़ी दरार तुरंत बहुत तेज गति से गुफा की ओर बढ़ी। गुफा में दरार के प्रवेश करते ही अचानक पहाड़ टूटने और जमीन फटने की बहुत बड़ी आवाज हुई। अल्पविराम अल्पविराम। गुफा के अंदर गर्जना अंतहीन है। अखंड चट्टान में दरारें फैलने के साथ ही पूरी गुफा हिंसक झटकों में डूब गई। गुफा की छत से असंख्य पत्थर गिरते रहे, धूल उड़ती रही और चट्टानें गिरती रहीं। वाह! एक चक्करदार भेड़िए की चीख के साथ विशालकाय जानवरों का एक समूह अचानक गुफा से बाहर निकल आया। चौकड़ी की मुहर। इस समय गो हेंग की चीख के साथ उनमें से दर्जनों इधर उधर बिखर गए। चट्टान में डाली गई त्रिकोणीय धातु से एक चमकदार रोशनी निकली। रोशनी एक साथ जुड़ने के बाद यह एक विशाल पिंजरे की तरह लग रहा था। गुफा से बाहर निकलने वाले जानवर पूरी तरह से घिरे हुए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे इतनी आसानी से पकड़ लूंगा। चेन पिंग, जल्दी करो। जू फेई बहुत खुश थी। मुझे आदेश मत दो। मेरी बूढ़ी औरत की क्षमताएं तुम्हारी तुलना में अधिक मजबूत हैं। बदबूदार राक्षस, आभा, चेन पिंग ने कहा और तुरंत अपनी अनोखी क्षमता का इस्तेमाल किया। आग, बिजली का झटका, हवा से ब्लेड काटना, हिंसक टक्कर, विष प्रवेश। भले ही उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जियाओई प्रकाश पर्दे द्वारा बनाए गए विशाल पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकी। मूलतः बहुत ही कम समय में गुफा में मौजूद अधिकांश चूहों को मार डालने के बाद लकड़बग घे की संकटकालीन धारणा ने फिर से अपनी भूमिका निभाई है। गुफा के बाहर का खतरा गुफा के अंदर के खतरे से कहीं अधिक है। छोटा प्यारा सा सांप बहुत तेजी से वापस आया और बताया कि बाहर बहुत सारे इंसान हैं। उन्होंने चूहे के ज्वार का इस्तेमाल करके बाहर मौजूद इंसानों की सेना को कुचलने का फैसला किया और फिर अराजकता का फायदा उठाकर दुश्मनों का सफाया कर दिया। हालांकि उनके द्वारा गुफा से भागने पर मजबूर किया गया चूहा दल बाहर के मनुष्यों के हमले का सामना नहीं कर सका और लगभग अपना आपा खो बैठा। जियाओवू ने आग की लपटें निकाली और जियाई द्वारा नियंत्रित पवन ब्लेड की शक्ति से निर्मित ज्वाला तूफान का प्रभाव भी अत्यंत सीमित था। हालांकि उन्होंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि दुश्मन पर हमला करने के लिए सामूहिक रूप से बाहर निकलना है या योजना बनाने के लिए गुफा के अंदर भूमिगत स्थान पर वापस लौटना है। जमीन के हिलने से उन्हें गुफा से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा जो अब सुरक्षित नहीं थी। बाहर भागो। आकाश से गिरने वाले प्रकाश के पर्दे ने उन्हें मजबूती से जकड़ लिया। उसके बाद एक और विचित्र प्रकाश ने प्रकाश के पर्दे को ढक लिया। जल्द ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी ताकत गायब हो गई है, मानो उनसे कोई छीन लिया गया हो। वाह! शियाओई ने आदेश दिया और उसके सभी साथियों ने तुरंत अपनी क्षमताओं का विस्फोट कर दिया।
जीओसी चट्टानों से ढका हुआ था और प्रकाश की दीवार में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन तेज आवाज के बाद जीओसी भी सीधे बेहोश हो गया, लेकिन प्रकाश की दीवार बिल्कुल भी नहीं हिली। जियाओबू की ज्वाला भड़कना, जियाओ लियू की बिजली का प्रवेश और जियाओकी का विषक्षरण, इनका इस प्रकाश दीवार पर बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं है। दहाड़, विशाल पांडा सीधा खड़ा हो गया। उसने देखा कि प्रकाश की दीवार बनाने वाले अजीब त्रिकोणीय पत्थरों को स्टील के ब्लेड जैसे विशाल पंजों के साथ फैलाया गया था और उनमें से एक पर पटक दिया गया था। बहुत तेज आवाज होने के बाद भी उस त्रिभुजाकार पत्थर पर खरोंच का कोई निशान तक नहीं था। हमारी ताकत कमजोर है। मोटा पांडा जानता था कि उसके सामने खड़े दुश्मन उनकी गणना कर रहे हैं। छोटा मिंग स्नैक डाफेटी के पीछे झुक गया और उसी समय इस बारे में सोचने लगा। शियाई ने तलवार जैसे नुकीले दांतों से गुर्राते हुए कहा, जीतो और इसे तोड़ दो। गर्जन, उनमें से कोई भी यहाँ के सभी सैनिकों और श्रेष्ठ लोगों को भयंकर युद्ध में, यहाँ तक कि विनाश की सीमा तक, ला सकता है। लेकिन इस प्रकाश की दीवार में फंसकर उनके लिए बाहर निकलना बेहद मुश्किल है, और उनकी ताकत ज्यादातर कमजोर हो गई है। मूल रूप से यह एक अत्यंत शक्तिशाली हमला था, लेकिन इस समय इस प्रकाश दीवार का सामना करना बेकार था। आज वे वध किए जाने वाले मेमने बन गए हैं। अरे, यह क्या लाइनअप है। 7 सिर, ये भेड़िया है। इसमें पांडा, सांप, बंदर, बगुले और लाल मुकुट वाले सारस हैं, जो देखने में बदसूरत लग रहे हैं। है, यहाँ तो कछुआ भी है। गो हेंग और चेनपिंग की क्षमताओं ने इन राक्षसों को पूरी तरह से फंसा लिया। जूफी ने इस अद्भुत संयोजन पर आश्चर्य व्यक्त किया। इसके अलावा जिस बात ने उसे और भी अधिक आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि 7 सिर वाले भेड़ियों द्वारा प्रदर्शित तात्विक नियंत्रण क्षमता अत्यंत दुर्लभ थी। हवा, चट्टानें, लपटें, बिजली और जहर तत्व, ये भेड़िए निश्चित रूप से सी क्लास राक्षस आत्माएं हैं। गु हेंग ने उत्साह से इन राक्षसों पर आभा को महसूस किया और जोर से पुष्टि की। पांडा और सांप केवल उत्परिवर्तित प्राणी नहीं हैं। लू मिंग ने गहरी सांस ली। अगर हम उन्हें एक ही झटके में मार सकते हैं, तो हम अगली रेटिंग में एक ही झटके में उस उपनाम जू को पीछे छोड़ देंगे और उसे अपने पैरों के तलवों पर पूरी तरह से रौंद देंगे। चेनपिंग बेहद उत्साहित था। उसकी क्षमता एक निश्चित समय के भीतर प्रतिद्वंद्वी के दायरे को एक स्तर तक गिरा सकती है। प्रतिद्वंद्वी का दायरा जितना कम होगा, ये क्षमता उतनी ही मजबूत होगी। वर्ग सी की राक्षस आत्माओं के लिए प्रभाव बहुत सामान्य है। हालांकि उन्हें वर्ग डी के राक्षसों के स्तर तक कम किया जा सकता है, लेकिन समय केवल 10 मिनट है। लेकिन डी जैसे राक्षस पहले से ही अस्तित्व में हैं, जिनसे आसानी से निपटा जा सकता है, जैसे कि सी स्तर के प्राथमिक पालौकिक। गो हेंग की विशेष क्षमता 4 दिशाओं की मुहर में, ये राक्षस जो डी क्लास बन गए हैं, वे कभी भी बच नहीं सकते हैं, और वे प्रकाश पर्दे के बाहर भी इन डी क्लास पर शांति से हमला कर सकते हैं। हा, कलश में कछुए, बाहर निकलने की कोशिश मत करो। आओ, मैं देखता हूँ कौन पहले शुरू करता है। जू फेई ने अपनी हथेलियां रगड़ी और सैनिकों की ओर देखा जो पूरी तरह से सुस्त और डी क्लास के पालौकिक थे। लोग, उन चारों ने कुछ ही समय में इन सी स्तर की राक्षस आत्माओं का दमन कर दिया, जिससे इन कचरों के दिलों में उत्साह और भी अधिक बढ़ गया। जू फेई ने देखा कि धुंध धीरे धीरे उनके पैरों तक फैल रही है। क्या बकवास है। धुंध, बादल, ये लिंगशियाओ चोटी बहुत ऊंचाई पर है, और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि पूरे वर्ष इसके शिखर पर बादल और धुंध तैरते रहते हैं। जू फेई ने अपना सिर हिलाया। जल्दी करो, तुम कहाँ से आए हो? चलो सबसे कमजोर को पहले मारें और मार डालें, चेनपिंग चिल्लाया। है, ठीक है, सबसे कमजोर कछुआ है। जू फेई ने अपना धूप का चश्मा उतार दिया और कोहरे पर दिखाई देने वाली पानी की बूंदों को पोंछ दिया। फिर उसने पांडा के सिर पर लेटे कछुए की ओर अपनी उंगली बढ़ाते हुए कहा, पानी की गोलियां चलें। एक क्षण में एक बहुत तेज पानी का बम उंगली से छूटा और पुनः प्रकाश की दीवार में जा घुसा। बोले, एक तीखी आवाज आई, और जू फेई ने बिना देखे ही मुस्कुरा दिया। उसके सिर पर चोट करो और चकनाचूर हो जाओ। हा, जैसी की उम्मीद थी। अगला कौन हराएगा, बंदर? हालांकि इस समय जमीन धीरे धीरे हिलने लगी और अचानक मेरे पैरों के नीचे एक जोरदार धमाका हुआ। लू मिंग, क्या तुम ठीक हो? इस समय तुम किस तरह के रॉक खेल रहे हो? चेनपिंग लगभग स्थिर नहीं रह सका। www.mtlnovel.com घूमा और जमीन पर बैठे सुस्त दिखने वाले आदमी के ऊपर बैठ गया। क्या यह मैं नहीं हूं? लू मिंग भी अवाक रह गया। वह स्पष्ट रूप से बेकार था। इस आवाज और कंपन को क्या हुआ? भूकंप, शोर मत मचाओ। क्या वान जुहाई ने अभी भी नहीं कहा कि झेंग बार बार भागता था और बहुत कंपन होता था? चलो चलो, इस बार पांडा को हराते हैं। मैंने अभी तक नहीं देखा है कि यह मरा हुआ है। हेंग मुस्कुराया और आग्रह किया। कछुआ अभी नहीं जानता था कि यह बहुत छोटा है या नहीं। उसने खून को बाहर निकलते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा। यदि आप इस पांडा को मारते हैं तो प्रभाव निश्चित रूप से पूर्ण अंक तक पहुंच जाएगा। अरे, चलो फिर एक धमाका करते हैं। गो हेंग।
इससे पहले कि जूफी को पानी का बम लॉन्च करने का समय मिलता, उसने पाया कि गुओ हेंग अचानक जमीन पर लंगड़ा हो गया था। उसका रंग नीला पड़ गया था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। मर गया? क्या बात है? पफ। चेन पिंग ने अचानक उसकी गर्दन पर चुटकी काटी। उसकी आंखों और कानों से भी बैंगनी खून बहने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ी जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। पिंग! लुओ मिंग चिल्लाया और दौड़कर आया और जल्दी से चेन पिंग को उठाया, केवल ये देखने के लिए कि चेन पिंग ने अपने दिल की धड़कन पूरी तरह से बंद कर दी थी। पिंग, तुम्हें किसने मारा? किसने? उसे मत छुओ, विषैली है, यहां से निकल जाओ। जू फेई के शब्द निकलने से पहले उसने अचानक अपनी गर्दन पर एक और अजीब ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। फिर उसकी आंखें मुड़ने और घूमने लगीं। उसका सिर 2 बार जमीन पर लुढ़का और अंततः रुक गया और उसकी टूटी हुई गर्दन से फव्वारे की तरह खून की फुहारें फूट पड़ी और उस नीले विशालकाय भेड़िए को पूरी तरह से रंग दिया, जिसे पता ही नहीं चला कि वह कब उसके बगल में प्रकट हो गया। बहुत खूब। जियाई प्रकाश की दीवार में गायब हो गया और अपनी ताकत वापस पाने के बाद उसने तुरंत जूफी को मार डाला। इसकी गगनभेदी गर्जना उसके साथियों के लिए जवाबी हमले का आह्वान है। फायर! पीछे हटो, पीछे हटो, पफ! हालांकि सेनापति जो सैनिकों को पीछे हटने के लिए प्रेरित कर रहा था, वह सुरक्षा की परतों से सुरक्षित था, फिर भी उसके हाथ में मौजूद मशीनगनें उसके चारों ओर मौजूद मशीनगनों से लड़ाकू विमानों की तरह दहाड़ते विशालकाय बगुलों पर गोलियों की बौछार कर रही थीं। लेकिन बगुलों पर गोली चलाने के अलावा कुछ भी असर नहीं हुआ। चिंगारी की एक श्रृंखला के अलावा इसका कोई असर नहीं हुआ। सेनापति का सिर भाले जैसी तीखी चोंच से छेदा गया है। उसके आसपास के कई सैनिक भी उसके इस्पात जैसे कठोर पंजों से मारे गए। थूथन से लगातार ज्वालाएं निकलती रहीं और विस्फोटों की आवाजें आती रहीं। एक के बाद एक 4C स्तर के पारंगत लोगों की हत्या के बाद वे D स्तर के पारंगत लोग पुनः उत्परिवर्ती आत्मिक जानवरों का लक्ष्य बन गए। हवा के झोंके, ज्वाला के बवंडर, बिजली के चमकने और जहर के छींटे जो सब कुछ नष्ट कर देते हैं। 7 विशाल भेड़िए सभी साथियों का नेतृत्व करते हुए इस युद्ध के मैदान में बेतहाशा हत्या करते हैं। तेजी से पीछे हटो। यद्यपि उसके पास अत्यंत परिष्कृत हथियार हैं, फिर भी इन लगभग 10,000 सैनिकों के पास इन सी श्रेणी की राक्षस आत्माओं का सामना करने पर जीतने का कोई मौका नहीं है। जिन गोलियों पर उन्हें गर्व है, वे इन उत्परिवर्ती प्राणियों को भेद नहीं सकती जो मूल रूप से मांस और रक्त से बने थे। भले ही वे कवच भेदी गोलियां थीं, जब वे विशालकाय भेड़िए को मारने के लिए भाग्यशाली थीं, तो उन्होंने केवल कुछ बाल खोए। एक बहुत बड़ी हार। पीछे हटो, पीछे हटो। इस घाटी में राक्षस आत्माओं के इस समूह के सामने मनुष्यों की हताश दहाड़ अत्यंत छोटी लग रही थी। डूबता हुआ सूरज खून जैसा है। धुंधले प्रकाश में राक्षसी आत्माओं की काली आकृतियां इस नरक की तरह हैं। रक्त घाटी के ऊपर मौत का कुंड। युद्ध के मैदान में उनके अलावा कोई भी जीवित नहीं है। खून ने कठोर चट्टान को लाल भूरे रंग में रंग दिया। लाश की दुखद मौत ने घाटी को मार डाला। ठीक है, हर बार वापस आना। लिन मिंग की जड़ प्रणाली जमीन से बाहर निकल गई और उसके सामने मौजूद कोमल अधीनस्थों को सहलाया। के अधीनस्थों ने लिन मिंग की जड़ प्रणाली को देखा और उसके अस्तित्व को महसूस करने के बाद वे मौत के एक राक्षस से एक प्यारे पालतू जानवर में बदल गए। सच कहें तो इस मुलाकात ने लिन मिंग को आश्चर्यचकित कर दिया। ज्यूगेन आगे बढ़े और उसे लिंगशियाओ चोटी के पास पहाड़ की तलहटी तक ले गए। बेशक इस आभा एकाग्रता जांच उपग्रह का ध्यान आकर्षित न करने के लिए लिन मिंग ने खुद को कुछ 100 मीटर ऊंचे विशाल पेड़ों की छाया में छिपा लिया। उन्होंने पहले भी अनुमान लगाया था कि ऐसी कोई चीज़ है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि मनुष्य वास्तव में ऐसी चीज़ बनाने के लिए तकनीक और आभा का उपयोग करेगा। 4C स्तर, 106 D स्तर और लगभग 10,000 सैनिक। तान गुओ कह सकते हैं कि उन्होंने पहले की तुलना में बहुत बड़ी सेना भेजी है। मैं इसे गंभीरता से लेता हूँ, आत्मा पत्थर की खान के लिए। हालांकि संयोगवश उसने अपने अधीनस्थों को भी उन आत्मिक पत्थर की खदानों का पता लगाने के लिए भेज दिया और दोनों के बीच अनिवार्य रूप से मुठभेड़ हो गई। इस लड़ाई में लिन मिंग काफी आश्चर्यचकित था कि उसके अधीनस्थों ने वास्तव में थोड़े समय में चूहे के ज्वार को दबा दिया और फिर उन्हें बाहर मानव सेना पर हमला करने के लिए प्रेरित किया, इससे निपटने के लिए रणनीति का उपयोग किया। हालांकि जब जमीनी प्रकार के अलौकिक प्राणियों ने अपने अधीनस्थों को गुफा से बाहर निकालने के लिए अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल किया, तो अन्य 2 अलौकिक प्राणियों ने 2 अजीब क्षमताओं का इस्तेमाल किया, जिसका लिन मिंग अनुमान नहीं लगा सकता था। अपने अधीनस्थों को सीमित करने के बाद उन्होंने इसे कम कर दिया, उनकी आभा की एकाग्रता। इस समय अधीनस्थ पूरी तरह से नुकसान में थे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो इस विकट परिस्थिति में अधीनस्थों को उस जल प्रणाली के अलौकिक प्राणियों द्वारा अवश्य मार दिया जाएगा। मूल रूप से लिन मिंग चाहता था कि वे इन पालौकिक लोगों पर हमला करने की पहल करें। वैसे वो अनुभव की एक लहर बढ़ाएगा और अपने निचले क्षेत्र को ऊपर उठाएगा, लेकिन ये समय नहीं है।
इसके बारे में बात करते हुए वह अपने अधीनस्थों को कार्य सौंपते थे और उन्हें इन मनुष्यों से निपटने देते थे। इस बार अधीनस्थों के पीछे छिपकर काम करते रहने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बावजूद लिन मिंग की हरकतें अभी भी थोड़ी जिद्दी हैं। इससे पहले बस मामले में उसकी शक्तिशाली बांस की जड़ें ठोस चट्टानों से बने पहाड़ के शरीर में घुसपैठ करती हैं। LV4 की सीमा पर पुनर्जीवित करने की क्षमता के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक चट्टान ब्लॉक कितना कठिन है, जब तक कि इसमें थोड़ा सा अंतर है, बांस की जड़ भी इसे भेद सकती है। एक अन्य श्वास धारणा क्षमता पर भरोसा करते हुए बांस की जड़ें युद्ध क्षेत्र से 10 मीटर नीचे तक फैल गईं। मुझे लगा कि छोटे कछुए ने एक बार फिर उस जादुई क्षमता का उपयोग करके पानी के बम को, जो गोली से अधिक शक्तिशाली लग रहा था, बेकार कर दिया। लिन मिंग को पता था कि उसे कदम उठाना होगा। आखिरकार छोटे कछुए के अच्छे भाग्य के साथ कोई दूसरा अधीनस्थ नहीं है। उन्होंने घने कोहरे के निर्माण की क्षमता को सक्रिय किया और लिंगजियाओ पीक के पास बादल और कोहरे की दिशा का सावधानीपूर्वक मिलान किया, जिससे सैनिकों और असाधारण लोगों के तलवों पर धुंध की एक छोटी परत बन गई, जो एक साथ इकट्ठा हुए, जिससे ये प्राकृतिक प्रभाव से अलग नहीं हो सका। इसके अलावा लिन मिंग ने इस बार पाया कि कोहरे के फटने की क्षमता कोहरे की दिशा को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकती है। ये प्रत्येक उपयोग तक सीमित नहीं है, ये केवल उस पर केंद्रित एक आकार बन सकता है। इस धुंध का प्रभाव स्वाभाविक रूप से अगले हमले के लिए तैयार करता है। हालांकि लिन मिंग अपने अधीनस्थों के लिए सब कुछ नहीं करना चाहता था। उससे इन सभी मनुष्यों को मार डालने के लिए कहना बहुत सरल है, भले ही उनमें हजारों की संख्या में मनुष्य हों। एक बार विष बन जाए तो यहाँ सभी को मरना ही पड़ता है। यह अभी भी एक पल की तरह है। हालांकि यदि अधीनस्थों को लगता है कि खतरा आने पर उन्हें उसे हल करने के लिए केवल उस पर ही भरोसा करना चाहिए। फिर जब वास्तविक संकट आएगा तो उनका सफाया और हत्या ही उनका इंतजार करेगी। लिन मिंग इन नव विकसित अधीनस्थों को ये समझाना चाहता था कि वह उनका मालिक है, न कि एक नानी के रूप में उनकी मूल स्थिति। बांस की जड़ों ने बहुत ही कम समय में जमीन में मिट्टी के कारण बनी बड़ी दरार को ढूंढ निकाला। लिन मिंग ने कुछ देर सोचा। इस लगभग 5 मीटर गहरी दरार के तल पर बांस की जड़ ने ये क्षमता जारी की, विष निर्माण। इस तरह जैसे अनजाने में जहरीली गैस जमीन पर फैले घने कोहरे में आ गई, और इससे पहले कि ये सी लेवल के पालौकिक पांडा मोटे को मारना चाहते, वे उन दोनों का इस्तेमाल करते। विशेष क्षमताओं वाले सी लेवल के सुपरह्यूमन एक एक करके मारे जाते हैं। अपने अधीनस्थों की क्षमताओं और गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाले इन दो अलौकिक प्राणियों की मृत्यु के साथ युद्ध के मैदान में एक पल में एक महान उलटफेर हुआ। आखिरकार जब सीमित न किया जाए तो अकेले 7 भेड़ियों की युद्ध शक्ति www.mtlnovel.com बहुत कम समय में सभी मनुष्यों को मार सकती है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो लिन मिंग की उम्मीद से बिल्कुल परे था। जियाई ने सबसे पहले सी स्तर के वाटर एलिमेंटल ट्रांसेंडेंट को मारा, जो कि काफी सामान्य है। लेकिन बाद में जब युद्ध के मैदान पर डी क्लास ट्रांसेंडेंट की संख्या बहुत कम हो गई तो लिन मिंग को लगा कि यह असामान्य था। ये लोग वास्तव में केवल असाधारण लोगों को ही शुरुआत के लिए चुनते हैं। वे गोलियों से बिल्कुल नहीं डरते, उन्हें सैनिकों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसके बजाय वे उन असाधारण लोगों पर हमला करने और उनका वध करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके आसपास भागने से डरते हैं और उन्हें कभी नहीं छोड़ते। के बाद बड़े पैमाने पर मानव सैनिकों का सामना करना पड़ रहा है जो अभी भी पीछे नहीं हटे हैं। ग्रेट रेड शेडो और ज़ुएजिन, साथ ही रेड क्राउन क्रेन इंक आर्मर और ओच फेदर पांडा जायंट के साथ एक संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद अचानक आसमान में उड़ गए। उन पर सैनिकों द्वारा सीधे हमला किया जाता है, वे परतों द्वारा संरक्षित होते हैं, और उन पर कमांडर द्वारा हमला किया गया है जो ट्विटर के साथ युद्ध का निर्देशन कर रहा है। इसका प्रभाव अत्यंत उल्लेखनीय है। सेनापति के बलिदान के बाद सैनिकों की लड़ने की भावना आधी रह गई थी, और इनसी श्रेणी की राक्षसी आत्माओं का सामना करते हुए वे यह अच्छी तरह जानते थे कि भले ही सभी लोग यहाँ अपनी जान दे दें, लेकिन वे अंदर किसी भी राक्षसी आत्मा को नहीं मार पाएंगे। हालांकि यह अजीब बात है कि इन राक्षस आत्माओं ने उनका पीछा करना जारी नहीं रखा, बल्कि धीरे धीरे उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुंच गईं। सैनिक पीछे हटते रहे, गुफा के आसपास से बाहर निकले, घाटी से बाहर निकले, और फिर अपनी सारी ताकत खर्च करके पहाड़ को पार करते हुए पीछे हटते रहे। डूबते सूरज के नीचे जल्दबाजी में हेलीकॉप्टर और परिवहन विमान बड़ी संख्या में उड़े और आकाश के अंत में गायब हो गए। लिन मिंग ने यह सब महसूस किया और इन चतुर अधीनस्थों के लिए सिरदर्द महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लगता है कि इन छोटे लोगों को इन साधारण लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उन्होंने मानव श्रेष्ठ लोगों की हत्या का मीठा स्वाद चख लिया है। लिन मिंग ने अपने अधीनस्थों के लिए पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता भी व्यवस्थित कर दिया है। ये मास्टर, हालांकि वो यह नहीं समझ पाया कि लिन मिंग का विचार क्या था। जियो यी अपने सभी साथियों को गुफा में ले गया। जब वे गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्हें अचानक पता चला कि यहाँ एक चौड़ा और गहरा छेद दिखाई दे रहा है।
यह वो रास्ता है जो मैंने पहाड़ से नीचे जाने के लिए बनाया था, तुम अंदर जा सकते हो। लिन मिंग की बांस की जड़ें छेद से बाहर निकलीं और अधीनस्थों को छूने के बाद उसने अपना आदेश दिया कि अधीनस्थों ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। जियोवू ने आग जलाई और नेतृत्व किया और छेद में भाग गया। फिर भेड़ियों का झुंड एक एक करके उसका पीछा करने लगा। लिन मिंग ने स्वाभाविक रूप से उनमें से सबसे बड़े जियाओसी के आकार पर विचार किया और छेद की चौड़ाई उसके अंदर लुढ़कने के लिए पर्याप्त थी। सीमा को पुनर्जीवित करने की क्षमता वास्तव में छेद खोदने में एक अच्छा हाथ है। जड़ प्रणाली के निरंतर विस्तार ने चट्टानों के बीच अंतराल को एक सफलता बना दिया। भले ही कोई अंतराल न हो, लिन मिंग की शक्तिशाली शक्ति के कारण होने वाली विनाशकारी शक्ति चट्टानों में अंतराल बनाने में सक्षम थी। तीव्र सीमा पुनर्जनन क्षमता की कार्रवाई के तहत इस गुफा का निर्माण अत्यंत सरल रूप में वर्णित किया जा सकता है। जैसे जैसे उसके अधीनस्थ एक के बाद एक छेद में ड्रिल करते गए, लिन मिंग धीरे धीरे शांत हो गया। उसने लकड़बग्घे को सबको जल्दी से पहाड़ से नीचे ले जाने देने के लिए सरल तरीका क्यों नहीं अपनाया। इसका कारण ये भी था कि उसे लगा कि यहाँ जो कुछ भी हुआ, तांग गुओ उसे कभी भी ऐसे नहीं मानेगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मुझे डर है कि वे बहुत कड़ा बदला लेंगे। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि यह क्या है, लिन मिंग ने अनुमान लगाया कि यह कभी भी परमाणु बम नहीं होगा। आखिरकार इसमें बहुत सारी चीजें शामिल थीं और यह सिर्फ एक अंतिम उपाय था। कम क्षमता वाला परमाणु बम। अगर यह केवल अचल लक्ष्यों से निपटता है तो ये ठीक है। अगर लक्ष्य कोई राक्षसी आत्मा है जो किसी भी समय भाग सकती है, तो मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलें बेहद संभव हैं। आध्यात्मिक पत्थरों की खोज के लिए लिंगशियाओ पीक आध्यात्मिक क्षेत्र में आए मनुष्यों के समूह के बीच बातचीत से लिन मिंग को पहले से ही पता चल गया है कि आध्यात्मिक अन्वेषण उपग्रह, जिनके बारे में उसने पहले अनुमान लगाया था, वे मौजूद हैं। यह नवीनतम तकनीक और आभा के संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है। यह अपरिपक्व लगता है। मानक उपग्रह चित्र लेना असंभव है। ये केवल आभा की सांद्रता को चिन्हित करने के लिए हॉटस्पॉट रंग का उपयोग कर सकता है, लेकिन ये 100 मीटर भूमिगत स्तर पर आभा की सांद्रता का पता लगा सकता है और रिकॉर्ड कर सकता है। इसलिए चाहे सिल्वर पॉइजन हेवनली ड्रैगन हो या उसके अधीनस्थ, भले ही वे लिंगजियाओ पर्वत पर घूम रहे हों, रेकी अन्वेषण उपग्रह उनकी विशिष्ट छवियों को कैप्चर नहीं कर सकता है। लेकिन साधारण उपग्रह भी स्थलाकृतिक मानचित्र का पूरा चित्र लेने में असमर्थ हैं, जो आध्यात्मिक क्षेत्र के ऊपर अनियमित आभा के कारण आसानी से लिया जा सकता था। इन पालौकिक और साधारण सैनिकों, कम से कम संवाद से ये देखा जा सकता है कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि रजत विश्ववर्गीय ड्रैगन कभी यहाँ मौजूद था। लेकिन लिन मिंग ने महसूस किया कि हालांकि मनुष्य सिल्वर पॉइजन हेवनली ड्रैगन के सटीक स्वरूप को नहीं जानते हैं, फिर भी वे इस जगह के बारे में बहुत स्पष्ट हैं। अन्यथा वे यह नहीं समझा सकते थे कि उन्होंने अचानक इतने सारे सैनिकों और असाधारण लोगों को भेजने के लिए आत्मा पत्थरों की नसों की खोज करने का बहाना क्यों इस्तेमाल किया। आजकल इनमें से कोई भी पालौकिक शियाई द्वारा मिटाया नहीं गया है, और तांग गुओ के आभा का पता लगाने वाले उपग्रहों से मुझे डर है कि जब ये लोग आएंगे तो उन्हें पूरी तरह से लक्षित किया जाएगा और यहाँ बंद कर दिया जाएगा। यदि आप शियाई को पहाड़ों पर चढ़ने दें और लकड़बग्घों को उन्हें लिंगशियाओ चोटी के नीचे वानजुहाई तक वापस लाने दें, तांग गुओ की बदला लेने की कार्रवाई का लक्ष्य निश्चित रूप से उसके सामने का जादुई क्षेत्र है। हर बात पर विचार करना होगा। हालांकि चूंकि मनुष्य इस आभा सांद्रता का पता लगाने वाले उपग्रह के डेटा पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कई सौ मीटर भूमिगत अन्वेषण करने में सक्षम है, लिन मिंग को लगा कि वह इसका उपयोग उन्हें धोखा देने के लिए कर सकता है। बांस की जड़ें जमीन के नीचे सैकड़ों मीटर तक फैल गईं और जल्द ही जमीन के नीचे लगभग 300 से 400 वर्ग मीटर का स्थान बन गया, जो उनके लिए कुछ भी नहीं था। जल्द ही सभी अधीनस्थ भूमिगत स्थान में प्रवेश कर गए और एक के बाद एक नीचे उतर गए। लिन मिंग ने अपना ध्यान उनसे हटा लिया और बांस की जड़ों का इस्तेमाल करके गुफा में गहराई तक घुस गया। उसने अपनी अंतिम पुनर्जनन क्षमता को सक्रिय कर दिया। एक बांस की जड़ से सैकड़ों हजारों रेशेदार जड़ें अलग हो गईं, जो मकड़ी के जाले की तरह गुफा में मौजूद ऊर्जा का इस्तेमाल करती थीं। सभी स्पर्श पूरी तरह से ढके हुए हैं। डिंग, आपने स्पिरिट स्टोन में बहुत सारी आभा अवशोषित कर ली है। विकास बिंदु जोड़ 40 है। डिंग, तुम लगातार सिस्टम ध्वनि आ रही थी और लिन मिंग ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की। शुरुआत में उसका उद्देश्य वास्तव में अपने अधीनस्थों को जासूसी करने की अनुमति देना था, लेकिन मनुष्यों के साथ युद्ध करने के बाद उसे केवल उन आत्मा पत्थर की नसों को सीधे नष्ट करना था जिन्हें मनुष्य चाहते थे। स्वाभाविक रूप से केवल एक ही रास्ता है और वो उसके लिए है। भले ही अंदर केवल एक लिंगशी खदान हो, वो निश्चित रूप से नहीं चाहता कि मनुष्य इसमें शामिल हों। विपरीतताओं के अस्तित्व के रूप में भले ही मनुष्य शक्तिशाली हो, लिन मिंग को भविष्य में अधिक चर और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उन पौधों को उखाड़ फेंकना जो विशाल वृक्ष बन सकते थे, इस आशा को तोड़ना, यही लिन मिंग चाहता था। कौन अधिक दुश्मन चाहता है?
इस बार भले ही कैप्टन जेंग, जो 2 बार उससे बचकर भाग चुका था, नहीं आया, फिर भी उसने विशेष योग्यता वाले 4C लेवल के पालौकिक लोगों को मार गिराया। ये यात्रा बेहद लाभदायक रही, विशेष रूप से 2 असाधारण पुरुष जो एक निश्चित समय के भीतर एक प्रकाश की दीवार बना सकते थे और एक दूसरे की आध्यात्मिक ऊर्जा की एकाग्रता को कम कर सकते थे, इस लड़ाई में व्यक्तिगत रूप से उसके द्वारा मारे गए थे, जिससे लिन मिंग को लगा कि इस बार के परिणाम बस समृद्ध थे। इसके बारे में सोचो, अगर भविष्य में ये 2 पालौकिक धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वे एक सीमा का उपयोग करके उन्हें कैद कर लेंगे जब वे अंततः उसका सामना करेंगे, और दूसरा सीधे उसकी ताकत को आधे से कम कर देगा, और यहाँ तक कि कप्तान जेंग अनगिनत लपटों का उपयोग करेगा। तो फिर मेरा जीवन कहाँ है, उन्हें आसानी से जाने दो। लिन मिंग के मन में इस विचार के बारे में जरा सा भी विचार नहीं आया। शत्रु के प्रति दयालु होना अपने प्रति क्रूर होना है। लिन मिंग को गहराई से महसूस हुआ कि यदि वे मनुष्यों और अन्य पालौकिक लोगों के साथ व्यवहार करते समय अनिर्णायक रहे तो वे भविष्य में सीधे मौत का सामना करेंगे। मजबूत और कमजोर लोग जीवित रहने के अधिकार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। चीजों का प्राकृतिक चयन जीवित रहने के लिए सबसे योग्य चीज के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। आभा पुनरुत्थान की इस दुनिया में कमजोर पक्ष के पास पराजित होने और मरने का केवल एक ही रास्ता है। केवल शक्तिशाली लोगों को ही बोलने का अधिकार है। मानवीय पक्ष पर यह जरूरी नहीं है कि ये अलौकिक प्राणी ही हों जिनका आत्मसम्मान ऊंचा हो और जो स्वयं को सामान्य लोगों से अलग करते हों, तथा ऐसे पालौकिक प्राणी भी हो सकते हैं जो मानव जाति को जारी रखने और लड़ने की आशा रखते हों। वे शायद बिना किसी खतरे के एक स्थिर जीवन चाहते हैं, लेकिन लिन मिंग इनका प्रबंधन बिल्कुल नहीं कर सका। जो मनुष्य जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए उसने अपना बलिदान दिया। क्या आप गलत हैं? असंभव, कोई चर्चा नहीं है। लिन मिंग को लगा कि और इंसानों के बीच लड़ाई कुछ समय तक जारी रहेगी। जब तक मानवीय पक्ष का तेजी से क्षय नहीं होता, उनकी शक्तिशाली तकनीकी शक्ति और उनके हाथों में धीरे धीरे उभरती हुई श्रेष्ठ शक्तियों की शक्ति देर सवेर उनके लिए ही खतरा बन जाएगी। लिन मिंग को लगा कि वह अभी तक सच्ची शक्ति तक नहीं पहुंचा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह किसी भी दुश्मन पर दया नहीं करेगा। वे इनाम शिकारी जो पहले से ही 10,000 बांस सागर आध्यात्मिक क्षेत्र से 5 या 6 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हैं, जो आत्मा पत्थरों की तलाश कर रहे हैं, वे लिन मिंग का अगला लक्ष्य हैं। लोभ की मजदूरी मृत्यु है। मैंने उन्हें बहुत पहले ही बाहर छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पहले लिंग जियाफेक के आध्यात्मिक क्षेत्र का ध्यान रखना था। अब खाली है, इसलिए उन्हें गुफा में आत्मा पत्थर को अवशोषित करते समय निराशा महसूस करने दें। क्या तुमने सुना है? ऐसा लगता है कि लिंग शियाफेक में कुछ चल रहा है। यद्यपि घने जंगल के कारण उनकी दृष्टि अवरुद्ध थी, फिर भी इनाम के शिकारी जो 10,000 बांस समुद्री आत्मा क्षेत्र की सीमा तक पहुंचने वाले थे, उन्होंने अभी भी घाटियों के बीच गूंजती बंदूकों और दहाड़ की आवाज सुनी। लिंगशियाओ पीक, यह एक पर्वत है, ये हमसे बहुत दूर है, आपको उनकी क्या परवाह है? इनाम के शिकारी अब आत्मा पत्थर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है कि वहां क्या हुआ। जैसे जैसे वे जंगल को गहरा करते जा रहे हैं, उनका ध्यान मुख्य रूप से पैरों के आसपास और हाथों में आभा सांद्रता डिटेक्टर पर है। लिंगजियाओ पीक और इस तरह की चीजें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। ओह, लिंगशी, एक और आदमी नीचे झुका और अपना सिर नीचे करके जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया, लेकिन करीब से देखने के बाद उसने फिर से अपना सिर हिलाया। अरे, एफ ग्रेड। भीड़ जो अभी अभी उसकी आवाज से आकर्षित हुई थी, ने फिर से अपना सिर जमीन की ओर घुमा लिया। एफ क्लास का कोई मतलब ही नहीं था। यद्यपि मच्छर के पैर मांस हैं, लेकिन उनका उद्देश्य 20 स्तर या यहाँ तक कि इस स्तर के स्पिरिट स्टोन हैं। आगे बढ़ते रहो। इनाम के शिकारी एक दूसरे से अवाक हैं। यहाँ आभा की सांद्रता लगातार मजबूत होती जा रही है, लेकिन यह अभी भी वानजुहाई आध्यात्मिक क्षेत्र की अधिकतम सीमा तक नहीं पहुंच पाई है। इस वजह से उन्होंने कुछ उत्परिवर्ती जीवों को नहीं देखा है। यह अभी भी कुछ उड़ने वाले कीड़े हैं जो बड़े दिखते हैं। उनके लिए असाधारण लोग जो डी स्तर से ऊपर हैं और जिनके पास बहुत अधिक युद्ध का अनुभव है, ये बिल्कुल भी समस्या नहीं है। अगर आप सचमुच कहते हैं कि आपको सावधान रहना है, तो केवल एक दूसरे ही दूसरे हैं। आखिरकार, यदि कोई वास्तव में 20 स्तर का आत्मा पत्थर प्राप्त करने के लिए सौभाग्य चाहता है, तो यह संभव है कि वह बहुत खुश होते हुए भी यह पाएगा कि बाकी सभी लोग जीवन की मांग करने वाली दुष्ट आत्मा बन गए हैं। धन की लालसा सब कुछ निगल सकती है। निस्संदेह यह उन इनाम के शिकारियों के लिए और भी अधिक घातक है जो मूलतः तर्कहीन हैं। यदि यह अफसोस की बात है, तो वे ऐसा भी नहीं करेंगे। क्या ट्रांसेंडेंट एसोसिएशन में नौकरी पाना अच्छा नहीं है, जहां मृत्यु दर बहुत कम है? यह आध्यात्मिक क्षेत्र में गश्त करने से ज्यादा कुछ नहीं है, जहां खतरे का स्तर हरा और सुरक्षित है। दूसरे शब्दों में, यह वानजुहाई स्पिरिट क्षेत्र 20 स्तर के स्पिरिट स्टोन का उत्पादन कर सकता है। ये केवल नारंगी खतरे का स्तर क्यों है? आमतौर पर सी स्तर का स्पिरिट स्टोन इस स्तर की मृत्यु के लिए अच्छा है, एक शिकारी ने बड़बड़ाया।
वास्तव में ये सवाल सभी के दिलों में है, लेकिन ये सच है कि उन्होंने सभी ने बॉस के हाथों में 20 स्तर का स्पिरिट स्टोन देखा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वांग सी भी इस उद्योग में एक ऐसा चेहरा है, और वह उस स्तर के बॉस को धोखा देने के लिए कभी भी झूठी जानकारी का उपयोग नहीं करेगा। लेकिन सामान्य कानून के अनुसार इस वानजुहाई आत्मा क्षेत्र में ग्रेड बी आत्मा पत्थर नहीं हो सकता है। क्या आप एक किंवदंती जानते हैं? ऐसा कहा जाता है कि एसोसिएशन में लॉ बच्चा वानजुहाई में कुचल गया था। इसका कारण ये है कि अचानक एक आभा विस्फोट हुआ, जिसे आभा का पता लगाने वाले उपग्रह द्वारा फोटो खींचा गया और रिकॉर्ड किया गया, और फिर लाल ध्रुव होने का फैसला किया गया। खतरनाक स्तर, लेकिन इसे जल्दी से रद्द कर दिया गया, एक व्यक्ति ने अचानक कहा। लाल बेहद खतरनाक है। हाँ, अगर ऐसा है तो इन लोगों की ताकत वानजुहाई में प्रवेश नहीं कर पाएगी, लेकिन हम अब वानजुहाई आध्यात्मिक क्षेत्र के केंद्र से लगभग 30 किलोमीटर दूर हैं, यहाँ तक कि कुछ उत्परिवर्ती जीव भी नहीं देखे हैं। दूसरा व्यक्ति तुरंत हंसा। अरे, शायद ये सब अफवाहें हैं। मैंने ये भी सुना है कि जिसने आग लगाई थी। रुको, वो चीज़, भालू? 60 से अधिक इनामी शिकारियों के सामने कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर एक बड़ा भालू, जिसके सीने पर पूर्णिमा के चांद जैसा सफ़ेद पैटर्न है, एक इंसान की तरह खड़ा है। ऐसा लगता है कि विशालकाय भालू अभी भी खड़ा होकर उनके आने का इंतजार कर रहा है। भालू, यहाँ तक कि जब वो एक उत्परिवर्ती प्राणी नहीं होता है, तब भी भालू जैसे जानवर की ताकत सामान्य मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक होती है। जब तक आपके पास बंदूक ना हो, मूलतः आप अपने नंगे हाथों से ऐसे क्रूर प्राणी की मदद नहीं कर सकते। अब जब मूलतः आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रकट होने वाले सभी जीव उत्परिवर्तित हो चुके हैं, तो इस भालू के प्रकट होने का अर्थ है कि यह अत्यंत खतरनाक है। जब सामान्य शाकाहारी जीव में उत्परिवर्तन होता है, भले ही वो डी श्रेणी का हो, तो यह अत्यंत खतरनाक होता है। यद्यपि उनके पास तीखे पंजे और नुकीले दांत नहीं होते, फिर भी वे मनुष्यों को बहुत आसानी से मार डालना चाहते हैं। एक बार जब मांसाहारी जानवर उत्परिवर्तित हो जाता है और यहाँ तक कि स्तर डी तक पहुँच जाता है, तो उसकी लड़ाकू प्रभावशीलता शाकाहारी की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होती है। और मांसाहारी जानवर भालू भी इस सूची में सबसे ऊपर हैं, और उनकी युद्ध क्षमता अत्यंत अद्भुत है। हालांकि ये केवल आम लोगों के सापेक्ष है। यद्यपि उनके कोई भी इनाम शिकारी सी रैंक के नहीं हैं, वे लगभग सभी डी रैंक के शिखर हैं, और उनके शरीर पर ऐसे लोग भी हैं जो डी रैंक राक्षसों से निपटने में विशेषज्ञ हैं। ये तो बहुत ऊंचा है। एक शिकारी ने पीछे से एक अजीबोगरीब आकार का क्रॉसबो निकाला और उस पर एक विशेष क्रॉसबो तीर लगा दिया। दूसरे शिकारियों ने भी ऐसा ही किया। भले ही प्रतिद्वंद्वी ई क्लास म्यूटेंट प्राणी हो, वे इसे हल्के में नहीं लेंगे। और तो और, उनके सामने एक विशालकाय जानवर आया जो लगभग 5 मीटर लंबा था। बहुत खूब, विशालकाय भालू ने गगनभेदी दहाड़ लगाए। हाँ, किसे डरा रहे हो? हम कोई साधारण लोग नहीं हैं। सब लोग इस भालू को हाथी बनाने की तैयारी करो। पुराना नियम, जिसकी आंख में तीर लगे, उसकी खाल वही। अरे, मुझसे किसी को मत छीनना। शिकारी बहुत उत्साहित हैं। उत्परिवर्ती प्राणियों का फर पहले जैसा ही है। जितना ऊंचा स्तर होगा, उतने ही अधिक वे आसमानी कीमतों पर बिक सकेंगे। हालांकि जैसे ही शिकारी विशालकाय भालू पर क्रॉसबो तीर चलाने वाले थे, अचानक एक अजीब बवंडर आया। शिकारियों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन वे सभी सतर्क रहे और गोली चलाते रहे। कुछ सेकंड बाद www.mtlnovel.com हवा रुक जाती है। 15 शिकारियों के सिर अचानक उनकी गर्दन से फिसल गए। क्या? सियार, मार डालो। वहां लिंक्स भी हैं। नहीं, ये बहुत। शिकारियों की दहाड़ें और चीखें आपस में गूंज रही थीं, लेकिन कुछ सेकंड बाद ये आवाजें अचानक बंद हो गईं। हवा धीरे धीरे बह रही थी, पेड़ों की छाया में, घास के पास। जमीन पर अस्त व्यस्त तरीके से पड़ी लाशें। पत्तों के बीच के शोर को छोड़कर हवा में बहने वाली एकमात्र चीज है लगातार बहते खून की चिपचिपी आवाज। शिकारियों की लाशों के ऊपर एक सफेद और बालों वाला विदेशी जानवर था, जिसकी भौहें टेढ़ी थीं और माथे पर एक छोटा घुमावदार सींग था। इसके अत्यंत तीखे पंजों पर शिकारियों का गर्म खून आज भी धीरे धीरे टपक रहा है। इसके बगल में एक सियार है जिसके 2 पतले शरीर हैं, लेकिन आकार में घोड़े के बराबर, और नुकीले दांत लगभग आधा मीटर लंबे हैं। सतह पर समय समय पर गड़गड़ाहट होती रहती है, तथा सींग वाले ड्रैगन के समान एक काली जड़ प्रणाली जमीन से बाहर निकलती रहती है। इसने बर्फ सफेद विदेशी जानवर को छुआ, साथ ही 2 गीदड़ों और विशाल भालू को भी, जिनकी छाती अचानक पूर्ण चंद्रमा के करीब आ गई। वापस आओ, तुमने बहुत अच्छा काम किया। एक परिचित आवाज सुनकर चारों अजीब जानवर तुरंत ही थोड़ा और शांत हो गए। वाह, वो गर्जन। वे दहाड़ते हुए पुनः जंगल में चले गए, उस मालिक की ओर जिसने उन्हें आश्रय दिया था। सतह से बाहर निकली जड़ प्रणाली अचानक सैकड़ों केशिका जड़ों में विभाजित हो गई, और फिर केशिका जड़ों से जल्दी ही मोटी हो गई। ये जड़ प्रणालियां बहुत तेज गति से फैल रही हैं, लगातार नई जड़ प्रणालियां विकसित कर रही हैं, और शिकारियों की लाशों के ढेर में खुदाई कर रही हैं।